जी सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई मुझे मैसेज में काइंडली मुझे कंफर्म करते हैं। ओके, क्लियर है। मीनवाइल बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं। हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को हम रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा। जब प्रेजेंटेशंस का मैंने असाइनमेंट्स एक दी थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 5 to 6 स्टूडेंट्स की मेरे पास इंगेज हुई है प्रेजेंटेशन। बाकी किसी स्टूडेंट की नहीं आई है मेरे पास। अभी भी अगर हम देखें तो एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। फास्ट थी, लेकिन कोशिश करें साथ साथ इंगेज करें। अगर देख के भी लिख रहे हैं फिर भी कोई इशू नहीं है कि देख के भी लिख सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट बनाएं जरूर। एक्चुअली जब आप देख के भी लिख रहे होते हैं, कुछ पढ़ के भी लिख रहे होते हैं, तब भी कोई ना कोई फर्क होता है कि यार कुछ ना कुछ जो जहन में रहता ही है कि नहीं रहता। कोशिश करें उसको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में लेकर आए, एक असाइनमेंट की फॉर्म में लेकर आए, डिटो कॉपी पेस्ट ना करें। जी अनीस है, आपने ज्वाइन कर लिया है? अनीस बच्चे, मैं अभी खैर मैं दोबारा गाइड भी कर देता हूँ। सबने काफी सारे स्टूडेंट्स ने, ये सिर्फ एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने थोड़ा सा इनिशिएट किया है। तो देते हैं। जी स्टूडेंट्स, इनमें अब जैसे अनीस ने लिखी हुई है, ठीक है, आपने देखकर भी लिखी है, लेकिन कोशिश करें इसको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में लेकर आए। सोर्सेज ऑफ लॉ था, थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में, एक नोट्स की फॉर्म में आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, ताकि फोरकास्टिंग डेज में आपको ये हेल्प आउट कर सके, आपको रिवीजन किट के तौर पर आपको ये यूज हो सके। आपने ठीक है देख के लिखा है, असाइनमेंट्स तो की है, दैट्स गुड विद रिस्पेक्ट टू उन बच्चों के तो जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जिस तरह आपने एग्रीमेंट का थोड़ा सा लिख दिया है, आपने काफी सारी चीजें क्लियर की हैं कि सिविल लॉ क्रिमिनल का डिफरेंशिएट आपने पॉइंट्स टू पॉइंट्स लिख दिया है। ठीक है। ये आपने आर्टिकल वगैरह का दिया हुआ है, गुड। देखिए हम मैक्सिमम इसने बेशक डिटो वहां से बुक से लेकर डिटो लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने जब लिखा है तो बहुत सारी चीजें इनकी माइंड में रह गई होंगी। बहुत सारी बातें, मेरी बातें इनको रिपीट हो रही होंगी। तो कम से कम यार आप असाइनमेंट्स बनाएं तो सही। जब आप असाइनमेंट बनाएंगे ना आपके जहन में, और बहुत सारे स्टूडेंट ने अब जो उन्होंने नहीं बनाई होगी ना, वो उनको मेरी बातें भी कम से कम याद नहीं रही होंगी, और ना बुकिश नॉलेज होगा उनके पास। तो ये फर्स्ट टाइम था, थोड़ा सा गाइडलाइन मिल गई आपको ये सामने में, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की अपनी मैं आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ, लेकिन पहली बार है तो नेक्स्ट टाइम से एक कम्प्लीमेंट्री होगा। जस्ट मेरे साथ सिर्फ अनीस ने, बारिया, बिलाल, इजा, फवाद असलम एंड मोहम्मद आरिफ, सिर्फ मेरे पास इन बच्चों की असाइनमेंट्स आई हैं। अब देखें, ये आई थिंक बनी हुई है मोहम्मद आरिफ की। मोहम्मद आरिफ आपने ज्वाइन कर ली है? जी मोहम्मद आरिफ,
आपने मतलब कि देखे ना, जिस तरह एक कोशिश की है कि अच्छी बनाई हुई है प्रेजेंटेशन, एक आपको थोड़ी सी मेहनत भी लगी है, लेकिन ये आपके नोट्स टाइप है, सोर्सेज ऑफ लॉ आगे, या आपने भी कॉपी पेस्ट है, देखे ना वहीं से ये डायग्राम आपने नोट कोशिश की है कि प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, थोड़ा सा मजीद उसको लेबोरेट करें, थोड़ा सा मजीद क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएं कि यार क्या सिचुएशन है, किस तरह है। ठीक है, गुड। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद डिटेल्स प्रॉमिस आपने देखे ना, जिस तरह मैंने गाइडलाइन दी थी उसने कोशिश की है, ये अब ये बुक में नहीं। अभी कहते हैं ना, ऑफर प्रपोजल के साथ एग्रीमेंट बनता है, एक्सेप्टेंस होती है, उसके बाद आपका एक्ट बनता है, एग्रीमेंट के बाद उसकी फोर्सेबल किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो रहा है, फिर आगे उनको डिस्क्राइब आप लोगों ने कर दिया है। नेक्स्ट ऑन फाद असलम। इज़ा मैंने आपको भी कहा था कि आप दोबारा मुझे पिक्चर सेंड करें की थी। अच्छा स्टूडेंट्स, कोशिश करें इसको, अब देख तो मैंने अभी गाइडलाइन आपको दी है कि थोड़ी प्रेजेंटेशन फॉर्म में लेकर आए, थोड़ी क्लैरिटी में नोट्स की फॉर्म में लेकर आए, डिटो नहीं कीजिएगा। कुछ चीजें आपकी जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन है, वो तो आप ठीक है आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन बाकी कोशिश करें एक नोट्स की फॉर्म में लेकर आए, कुछ जैसे वर्ड्स की फॉर्म में कि यार आपको क्लैरिटी हो। मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक तो हमने प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन पढ़ा था, गवर्निंग स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ा था। असेंबली सिनेरियोज के देखें, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन डायग्राम पे अगर हम आते हैं कि अगर रूल एंड रेगुलेशन के ऑर्डिनेंस होता है और एक लॉ होता है, दोनों में एक ही चीज का फर्क होता है, ऑर्डिनेंस डायरेक्ट पास आउट हो रहा होता है प्रेसिडेंट से, लेकिन बाद में उसको लॉ की फॉर्म देने के लिए जो भी उसके फॉर्म में, जो भी इजलास में होती है, जो भी इन सेशन में होती है, दोनों हाउसेज, एक लोअर हाउस हो गया, एक अपर हाउस, नेशनल असेंबली और सेनेट से होकर गुजरता है, एक्सेप्ट मनी बिल्स। जो दोनों बिल एक दूसरे को आपने रिव्यू कर देना, उसके बाद प्रेसिडेंट के सामने पेश होता है, अगर वो रिजेक्ट होता है तो दोबारा उन्हीं हाउस में पेश कर दिया जाता है, अगर वो एक्सेप्ट होता है तो वो अपनी रजामंदी जाहिर करके वो एक्ट और लॉ बन जाता है। नेक्स्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट की कुछ हमने बातें की थी, कुछ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बाद हमने कुछ पढ़ा था, कुछ हमने कॉन्ट्रैक्ट की बाद में फिर हवा पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली बनता कैसे है। जिस तरह एक स्टूडेंट ने भी दिखाया था कि सबसे पहले हम एक ऑफर करते हैं, ऑफर के सामने एक पर्सन के सामने अपनी एसेंट शो हो रही होती है, जब अपनी वो एसेंट जारी सही अपने इन द इंटायर मैनर ऑफ ऑफर वो करता है, तो वो उसकी एक्सेप्टेंस होती है, और एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस मिलकर आपके एग्रीमेंट बनते हैं, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिस बिकम्स एन एग्रीमेंट। और जब एग्रीमेंट को कंट्रोल करने के लिए उसको इन्फोर्सिबिलिटी उसको पुश किया जाता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट के हवाले तक, जहां तक किसी किस्म का किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। कि इजा आपका भी कोई नहीं है, अनीस, शर ठीक है, बिलाल, बारिया, आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? ओके। अच्छा मैंने आपको अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, कैन यू लैबोरेट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट? सर आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी अशर। अच्छा, कोई पर्सन मुझे यहाँ पर, फवाद असलम। ये फवाद, आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट? जी, एवरी एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। इनफोर्सिबिलिटी को कोई पर्सन डिफाइन करेगा? जी इजा, ये मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ इजा। जी, इनफोर्सिबिलिटी को डिफाइन करेंगे आप? जी बारिया, आप? अच्छा, जिसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, फोर्स किया जाता है। या कोशिश किया करें मैसेज के बॉक्स, जब आपको अनम्यूट किया जाए तो वॉइस पे ही मुझे रिप्लाई किया करें। एज यू नो ऑलरेडी के शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है पहले ही, तो चैट में ऑब्वियसली एक टाइम शॉर्ट की वजह से उधर नहीं अपना ध्यान बढ़ता। इतनी देर में आप लिखते हैं, इतनी देर में टाइम वेस्टेज हो जाता है आपका। एनीवेज दैट्स गुड। नाउ हम कंटिन्यू करते हैं। हम इनफोर्सिबिलिटी तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट आज हमने पढ़ने थे एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स किसी चीज के कहते हैं कि यार इसमें से कोई भी एक चीज मिस होती है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे कहलाएगा। इन शॉर्ट यू कैन से वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाएगा। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाएगा तो इन्फोर्सिबिलिटी भी नहीं होगी, और जब इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी तो एग्रीमेंट की हद तक वो रुका रहेगा। हाँ, हम कह सकते हैं कि जिस तरह मैंने उस दिन भी बताया था कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरी मेंटरी नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर होता है। यहाँ तो स्टूडेंट जस्ट मुझे 2 मिनट का पास देते हैं कि 2 मिनट में मैं ज्वाइन करता हूँ। जस्ट 2 मिनट का पास। जी स्टूडेंट्स, ओके, कोर्स का हमने डिस्कस करना है। एक्चुअली इस चैप्टर का टेम्पो हमारा थोड़ा सा ब्रेकआउट हो जाता। कोड के हम मिस नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज योर पार्ट ऑफ सिलेबस, तो हमने इसको डिस्कस ऑब्वियसली करना ही है। अच्छा, एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स होते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एसेंशियल
किसी भी फॉर्म में किसी भी चीज के लिए जरूरी होते हैं इसको मुकम्मल करने के लिए, तो हम इसमें जाहिर कुछ चीजें वैलिड ऑब्जेक्ट होंगी। एग्रीमेंट के लिए जो चीजें हैं वो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी ही लाजमी है। जो चीजें कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाजमी होगी वो जरूरी है एग्रीमेंट के लिए भी लाजमी, क्योंकि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो डिफरेंस है वो इन्फोर्सेबिलिटी का ही मेन डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लाइक एग्रीमेंट होने के लिए ऑफर होना लाजमी है, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी एसेंशियल्स हैं। इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट का कंप्लीमेंट्री है, तो इनडायरेक्टली एग्रीमेंट की जो चीजें एसेंशियल्स होंगी वो अल्टीमेटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी एसेंशियल्स हैं। कोई भी इसमें से एक चीज मिस होगी तो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इन शॉर्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। लाइक आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आपकी इन्फोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, आपका प्रॉमिस होना चाहिए, ऑफर होनी चाहिए, ऑफर की तरफ से होनी चाहिए, और ऑफर एक्सेप्ट भी इन द एंटायर मैनर ऑफ आपके ऑफर की जिस तरह भी ऑफर पेश की उस फॉर्म में होनी चाहिए। लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, लीगल कुछ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि वो हो भी सकता हो कि नहीं हो सकता, इवेंट पे परफॉर्म ना करो। ये सारी चीजें हमने नीचे डिस्कस करनी। लाइक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की हमने बात की, लीगल रिलेशनशिप की बात की, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, ऑब्वियसली दोनों कॉम्पिटेंट भी होने चाहिए कि वो दोनों पार्टीज कर भी सकें। इसी तरह दोनों के दरमियान कंसिडरेशन को उस दिन भी मैंने डिफाइन किया था कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए कुछ ना कुछ कंसिडर, एक के लिए अगर पैसे हैं तो दूसरे के लिए उसका आइटम उसके अगेंस्ट में वो सेल आउट करने के अगेंस्ट में वो कर रहे हैं, तो दैट इज द कंसिडरेशन। फ्री कंसेंट, दोनों की रजामंदी हो, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट डिक्लेयर एज वाइड, शुरू से लॉ ने ना कह दिया कि वर्ड डिक्लेयर वाइड है। नॉट डिक्लेयर एज वाइड, लाइक आप वाइन की बात करते हैं, अगर वाइन का अगर आपने बिजनेस करना तो ऑब्वियसली वो लॉ ने कह दिया कि आप डिक्लेयर वाइड है, तो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं। पहुंच गए आप, चलें आप। कुछ चीजों की सर्टेनिटी होनी चाहिए, चीजें इवेंट सर्टन भी होना चाहिए, कुछ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, और लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ लाइक स्टाम्प पेपर इस तरह की जो लॉ ने कहे हुए हैं जिसकी वजह से इन्फोर्सेबिलिटी आप इंप्लीमेंट करोगे, वो लीगल फॉर्मेलिटीज की हम बात करते हैं। स्टूडेंट जस्ट एक बार इसको रिव्यू करें, यहाँ पर बेशक मैं 1 मिनट का पॉज लेता हूँ, दोबारा एक बार इसको नजर डाल लें सो दैट किसी को कोई कंफ्यूजिंग ना हो। जस्ट यहाँ पर 1 मिनट का बेशक हम ब्रेक ले लें। अच्छा जी, राना फैसल आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि समटाइम्स ऑफर कंटेन्स अनदर ऑफर, उस चीज के हम बाद में हम डिस्कस करते हैं, एक्चुअली वो काउंटर ऑफर कहलाती है कि आगे से भी किसी और ने भी ऑफर कर दी है कि दूसरी भी एक ऑफर में ऑफर मिक्स हो जाती है, इसको हम कहते हैं। तो वो काउंटर ऑफर के भी कुछ हम रूल एंड रेगुलेशंस हमने पढ़ने हैं इन शॉर्ट। अभी तक कॉम्प्लीमेंट्री है कि ऑफर होनी चाहिए, अभी आप एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हद तक रहे।
आगे हम ऑफर के फिर टाइप्स पढ़ेंगे, ऑफर की हम कुछ वैलिडिटी पढ़ेंगे कि ऑफर किस फॉर्म में होने चाहिए, ऑफर की कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं। अभी हम एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं कि सिर्फ रोटी बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अभी हम ये नहीं पढ़ रहे कि अगर अगर आपने वेट का आटा अगर हमने ले लिया है तो उसमें भाई गंदम को दूसरे भी आ सकते हैं, बाजरे का भी आ सकता है, कुछ आपकी मकई का भी आ सकता है, तो डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर हम कॉमन एग्जांपल कोट करें, नाउ हम वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एसेंशियल्स आर डिस्कस बिलो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। There must be an agreement between parties to create a valid contract। ये ऑलरेडी हम गो थ्रू कर चुके हैं कि दोनों पार्टीज के दरमियान में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। और एग्रीमेंट इन्वॉल्व क्या होती है, वैलिड ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट किससे हमने बनाया था कि उसके लिए एक वैलिड ऑफर होना जरूरी है। वैलिड ऑफर मतलब मैं कहता हूँ कि यार मैं आपको पैसे देता हूँ तो इसको 2 थप्पड़ जरा मार दो। नो नो नो, दैट्स नॉट अ वैलिड ऑफर। आपने ऑफर भी वैलिडिटी देखनी है, तो हम मजीद हम लेबोरेट करेंगे नीचे जब ऑफर को हम डिफाइन करेंगे। जितने भी एसेंशियल्स हैं इस पर मैक्सिमम चैप्टर्स आपके होंगे, 2 या 3 चैप्टर आगे मजीद इसको लेबोरेट करने के लिए होंगे एसेंशियल्स को। तो वैलिड ऑफर भी होना चाहिए और इन द एंटायर मैनर ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। तो एग्जांपल नीचे कोड करें, जैसे अदील ऑफर टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000 टू विच बाबर रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली। यहाँ पर स्टूडेंट्स जिसको अगर लग रहा है कि स्पीड में अगर हम चल रहे हैं तो दरमियान में कोई ब्रेकआउट भी ब्रेक कर सकता है कि नहीं, सॉरी मैं ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ, तो मुझे रोक भी दीजिएगा कि सर ये चीज़ समझ नहीं है, ये चीज़ नहीं आई। जो चीज़ मजीद लेबोरेट की मैं खुद वहां पर स्टॉप हो जाऊंगा। नहीं अदरवाइज फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आ रही कोई टर्मिनोलॉजी कोई ऐसी चीज़, तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन। लेकिन जब तक क्लियर ना हो तब तक बेशक मुझे आगे ना जाने दीजिएगा, ये आपको अलाउ है। एन एग्रीमेंट इन, अगर फिर हमने बात की कि बाबर रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली। हियर अदील हैज मेड एन ऑफर एंड बाबर हैज एक्सेप्टेड इट। सिंपल इज दैट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीमेंट्री। फिर हमने कहा लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप का क्या मतलब है, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम वैलिड, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होगा, मस्ट हैव अ लीगल रिलेशनशिप उन दोनों के दरमियान में होनी चाहिए। आप पूछें हमजा। ओके, मेरे कहने की देर थी और आपने बोलना था। अच्छा जी, चलें जी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा, लीगल रिलेशनशिप, अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम वैलिड मस्ट हैव अ लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप क्या चीज होती है? इन केस ऑफ अ सोशल or domestic agreement, the usual presumption is that the parties do not intend to create legal relationship. But in commercial or business agreements, the usual presumption is that the parties intend to create a legal relationship unless otherwise agreed upon. अच्छा, उसने ये बात की कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट और यूजुअल प्रिजम्पशन जो पार्टीज है उनके लिए इंटेंट होना जरूरी नहीं है कि उनके दरमियान में लीगल रिलेशनशिप भी हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट्स के लिए, तो उसके लिए यूजुअल एक प्रिजम्पशन है, तो पार्टीज इंटेंट टू क्रिएट अपने दरमियान में लीगल रिलेशनशिप बाउंड कर ले। और जैसे हम घरों में कहते हैं, हमारी मदर ने कहा कि नहीं यार ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि हमको स्टाम्प पेपर पे लिखवाते हैं, और यही बात को बाहर अगर करें तो फिर हम जाहिर बात है उसको हम लीगल रिलेशनशिप के तौर पर उसको कवर अप करते हैं, लीगल इम्पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम करते हैं, कुछ स्टाम्प पेपर पे चीजें हमारा लिखवाते हैं। अब उसके अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, एग्जांपल क्या हो सकती है, कहते हैं अदील इनवाइटेड बाबर ऑन अ डिनर एट होम एट हिज होम, बाबर एक्सेप्टेड इनविटेशन। अब क्या हुआ, सोशल एग्रीमेंट है और सोशल एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन अगर उसको इन्फोर्स किसी भी फॉर्म में, कहते हैं आजकल तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं, कहते हैं इफ अदील फेल्स टू सर्व द डिनर, तो बाबर उसकी अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जा सकता, बिकॉज दैट वाज द सोशल एग्रीमेंट। और हमने शुरू में हम पढ़ा था सोशल वगैरह ये चीजें क्या होती हैं, एक्सेप्शन होती हैं, तो कैन नॉट गो टू द कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग द एग्रीमेंट। एंड सिमिलरली इफ बाबर डिड नॉट टर्न अप, देन अदील कैन नॉट गो टू द कोर्ट टू इन्फोर्सिंग द एग्रीमेंट। सो उनके लिए लीगल रिलेशनशिप होना कंप्लीमेंट्री है। हमने बात की थी फिर कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज का मतलब है कि कॉम्पिटेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज। ये ना हो कि एक मजदूर हो उसको काम हम करने के लिए दे दें, भागने के लिए दे दें, जिसकी टांगे ही ना हो।
तो कॉम्पिटेंट टू द पार्टीज होनी चाहिए। तो पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स द पर्सन मस्ट बी एट द एज ऑफ मेजोरिटी, मीन टू से दैट 18 और मोर देन 18 होना चाहिए एज पर रूल एंड रेगुलेशंस। बी अ साउंड माइंड। यहाँ पर साउंड माइंड के अबाउट सबको पता है कि नहीं पता कि साउंड माइंड किसको कहते हैं? जी फवाद, बिलाल, बारिया, आप लोगों को पता है? अच्छा, पागल ना हो, ठीक है, गुड जी, बड़े कॉमन वर्ड में कह दिया। अब तो स्पीडली के सबके मैसेज आ जाते हैं, जब पूछा जाए कोई क्यूरी पूछी जाए उसमें नहीं आते किसी के। चलो खैर, मतलब कि हाँ होशो आवास में हो, ये भी एक वैलिडिटी है कि साउंड माइंड में सारी चीजें, जरूरी नहीं है कि वो पागल ना हो, वो तो सिंपल इज दैट कि वो कॉम्पिटेंट टू द पार्टी में सारी चीजें कवर करती हैं। ऑब्वियसली पागल ना हो, कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, अपने होशोवास में हम सुनते हैं कि अपने होशोवास में ये मैंने काम किया, तो दैट इज कॉल्ड द साउंड माइंड। अनसाउंड नहीं होना चाहिए। Not be declared or disqualified from contracted by or law to which is subject। सर लॉ डिक्लेयर करती हैं ना कि यार ये तो बंदा इंसॉल्वेंट है, ये तो बंदा दिवालिया हो गया है, लॉ ने डिक्लेयर कर दिया कि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं बनता आपका कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट। एक लॉ ने ही डिक्लेयर कर दिया। इस चीज के, इस लाइन के अबाउट किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग अगर कोई कंफ्यूजिंग है तो प्लीज। सबको क्लियर है कि नॉट बी डिक्लेयर एज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। ओके, क्लियर है जी बाकी सबको? ठीक है जी, ओके। इसके बाद नीचे एग्जांपल भी दिए हैं कि मारिया माइनर बोरोड 100,000 फ्रॉम बेला लैला एंड एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज फॉर अ प्रॉपर्टी। मॉर्गेज गिरवी रखवाने वाले को कहते हैं। खैर हम नेक्स्ट वन चैप्टर में हम ये भी क्लियर पढ़ लेंगे, बेलमेंट की जो चैप्टर में जाएंगे हम। फॉर अ प्रॉपर्टी इन द फेवर ऑफ लेंडर, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज मारिया क्या थी, कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, क्योंकि हमने कहा है कि एट द एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, तो वो तो माइनर थी। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं कंसीडरेशन की। एन एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए। जैसे लॉ ग्रेजुएट्स, विदाउट कंसीडरेशन प्रोमिसेस आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर दोनों के दरमियान में कोई कंसीडरेशन नहीं है तो वह नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। कंसीडरेशन रिक्वायर्स नॉट ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसीडरेशन बट आल्सो लॉफुल। सिर्फ कंसीडरेशन होना लाजमी नहीं है, और लॉफुल भी होना चाहिए। लाइक करेंसी की बात है, पाकिस्तान में रुपीज हैं, ये ना हो कि आप इंडिया की करेंसी दे रही हो, तो लॉ ने जो डिफाइन कर दिया और उसके एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है और जिस चीज के थ्रू उसको इन्फोर्सेबल किया गया, उसमें लिखा हुआ है कि इतने रुपए आपने देने हैं, आप दे रहे हो डॉलर उसको। इसकी भी हम मजीद आगे जाके हम पढ़ लेंगे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है डॉलर को, दैट इज एन अनदर एक्सेप्शन ऑफ लॉ। आगे हम बात करेंगे फ्री कंसेंट, मतलब कि किसी ने कॉमन वर्ड में कहते हैं किसी ने कनपट्टी के ऊपर गोली रखकर आपसे काम ना करवाया हो, बिल्कुल आजाद हो। किन चीजों से? कहता है किसी चीज का आपको क्वेश्चन ना हो, दबाव ना हो, जिन तौर पर अनड्यू इन्फ्लुएंस ना कर सके हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस को किसी का असर ना होना, लाइक हम कहते हैं ना कि पीरी मुरीदगी, एक किसी का पर्सनालिटी से इंस्पायर होकर मैंने काम कर दिया, नहीं यार वो मुझे अच्छे लगते इसलिए मैंने काम कर दिया, नहीं मुझे इस पे एतबार है तो मैंने काम कर दिया। इस तरह का किसी चीज का अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। फ्रॉड ना हो कि आपके साथ फ्रॉड किया गया है। मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, जो चीज एक्चुअल है, गाड़ी पर दंड पड़े हुए हैं तो दंड पड़े हुए हैं, आपके सामने बिल्कुल क्लियर रिप्रेजेंटेशन हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। इसी तरह कोई मिस्टेक से भी बालातर हो। तो फ्री कंसेंट तब जाके आपने एक्सेप्ट करना है। एन एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बिटवीन पार्टीज बाय फ्री कंसेंट। इन अदर वर्ड्स द कंसेंट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड, इनके थ्रू ना की गई, इनसे बालातर हो, आजाद हो। एग्जाम्पल हम कोड कर लेते हैं। अदील बीट्स बाबर एंड compels him to sell his bike for 20,000। कंपेल करता है, उसको मजबूर करता है। Here Babar's consent has not been obtained by the question।
because beating someone is an offense under the Pakistan Penal Code, PPC, क्रिमिनल एक्ट है एक। तो क्या होना चाहिए, इससे आजाद होना चाहिए। इसी तरह हमने फिर बात की कि लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज के अगेंस्ट में कंसीडरेशन पे की जा रही है वो लॉफुल होना चाहिए, जिसके बिहाफ पर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए। लाइक मैं कहूँ कि यार मुझे वाइन दे दो और उसके बारे में एग्रीमेंट करते हैं कि मैं वाइन की फैक्ट्री लगाऊंगा या वाइन की प्रोडक्ट है, जो लॉफुल होना चाहिए ऑब्जेक्ट। लाइक कहता है ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनलॉफुल व्हेन, जब लॉ ने इनकार कर दिया कि आपके लिए वैलिडिटी है तो वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। तो इससे लॉफुल है लॉ ने उसको मना ना किया गया हो। इज ऑफ सच अ नेचर इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, कि वो लॉ की किसी परमिट की हुई, कहता है इज ऑफ सच अ नेचर दैट इज परमिटेड वुड डिफीट द, किसी प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट ना कर रहा हो। इट इज अ फ्रॉडुलेंट, नहीं फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू द पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी को कहते हैं कि इंजरी टू द पर्सन पहुंची हो या किसी की प्रॉपर्टी पर, उसके ऊपर या उसकी एसेट्स पर, उसकी प्रॉपर्टी पर जो उसके सरमाया है उस पर कोई हिट ना हो रहा हो। और इस तरह कोर्ट रिगार्ड्स इट इज इमोरल, कहता है कोर्ट ने उसको रिगार्ड कर दिया कि यार गैर इखलाकी है, टू अपोज द पब्लिक पॉलिसी। इन शॉर्ट आप पब्लिक में, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई वाइन पी सकते हैं, नहीं, इट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। क्यों, इस्लाम में भी और कोर्ट में भी वो एक हराम है। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। लाइक आबिद बकर एंड फरहान इंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डिवीजन among them of gains acquired or be acquired by them by fraud के through. The agreement is void as it is object unlawful. इसी तरह अमीर promises to obtain for Babar, promise करता है for Babar an employment in the public service and Babar promised to pay 10 million to अमीर, केस के अगेंस्ट में वो अमीर को पैसे देगा। The agreement is void because consideration is unlawful. कि मैं आपको जॉब देता हूँ, आप मुझे इतने पैसे देना, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कहीं ऐसा होता है। हाँ, रिश्वत वो तो ऑलरेडी हम कहते हैं कि भाई खैर यहाँ पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जायज ना जायज की एक अलग बात है, लेकिन वैसे लॉ ने कह दिया कि ब्राइब इज इमोरल, लॉ ने कह दिया। नेक्स्ट वन है कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड। इन शॉर्ट यू कैन से कि वाइड अब इनिशियो, वाइड अब इनिशियो कहते हैं कि शुरू से ही सरासर गलत है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड ना हो। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वाइड एग्रीमेंट। यहाँ पर देखें क्लियर, थोड़ा सा वर्ड पे तवज्जो दीजिएगा, यहाँ पर उसने एग्रीमेंट का वर्ड दिया, वाइड एग्रीमेंट। कहता है जो चीज इन्फोर्सेबल ही नहीं है, वो हमने पहले ही कहा था कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता, तो एग्रीमेंट तो वाइड ही होगा। तो देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स व्हिच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, वो शुरू से ही वाइड है तो कॉन्ट्रैक्ट तक तो हम जाएंगे ही नहीं, इन्फोर्सिबिलिटी उसकी हो नहीं सकती क्योंकि उसके एग्रीमेंट के एसेंशियल्स ही कंप्लीट नहीं है। क्या है मसलन, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट विच इज पार्टली अनलॉफुल, हमने पहले ही पढ़ दिया कि कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट दोनों लॉफुल होने चाहिए। अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट की हद तक ही रहेगा और एग्रीमेंट भी वाइड बन जाएगा। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन ऑब्वियसली ये भी वाइड होगा। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को हम शादी करने से हम सोच रहे हैं वो भी आपका वाइड होगा। इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी को अगर हम कहें कि यार मैं इसके खिलाफ दावा नहीं करूंगा, किसी को हम रोक रहे हो, नहीं उसका एक जाती हक है, वो भी आपका वाइड होगा। इन स्टेट ऑफ ट्रेड, हम किसी को तिजारत करने से रोक नहीं सकते, इन शॉर्ट वो भी आपका क्या होगा, वाइड होगा। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, यार आपको सर्टन ना हो यार ये चीज होनी है, वो भी आपका वाइड होगा, लेकिन इसके आगे कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसी तरह वेजरिंग एग्रीमेंट्स, बेट वाले, शर्तों वाले, जुए वाले, जिसको हम कॉमन वर्ड में हम कहते हैं, वो क्या होंगे, आपके वाइड एग्रीमेंट्स होंगे। ये सारे आपके जिस तरह की स्पेशली डिक्लेयर्ड वाइड, तो आपके ये कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे ही नहीं। Azam and Babar carried on a business in a certain locality in Karachi. Azam promised to stop business. Azam promised to stop business in that locality of, अगर मतलब कि उसको कहते हैं कि यार इस एरिया में आपने दुकान नहीं खोलनी, इन शॉर्ट, तो वो नहीं कर सकता। क्या हो जाएगा, इन स्टेट ऑफ ट्रेड। If Babar paid him 1000 per day, Azam stopped his business, but Babar did not pay
him the promised money. It was held that Azam could not recover anything from Babur because the agreement was in state of trade and was thus void. जब एग्रीमेंट ही वाइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा ही नहीं है, इन्फोर्सेबिलिटी हुई नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में आप सू भी नहीं कर सकते, केस भी नहीं कर सकते आप। इस तरह की सेम आपकी सेकंड एग्जांपल है वेजर की। आगे हम बात करते हैं सर्टेनिटी की। कि जो चीज आपकी सर्टेन ही नहीं है, एग्रीमेंट मे बी वाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, आपको डाउटफुल है, तो मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। या सर्टेन होना चाहिए या आपके हाथ में उसको सर्टेन करने के लिए। किसी ने कोई एग्जांपल बड़ी मशहूर हुई भी है कि वजीर ने बादशाह से मांगे पैसे उधारे कि बादशाह सलामत जब मेरे यहाँ औलाद होगी तो तब मैं आपको पैसे दूंगा। उसके यहाँ औलाद ही नहीं होती है, तो भाई मस्ट बी सर्टेन या कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन होना चाहिए। कहते ना कल बारिश होगी तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो नो नो नो, सर्टेनिटी होनी चाहिए किसी, या कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। जिस तरह हम नीचे एक दो एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं कि सालिम एग्रीज टू सेल द बाबर 100 टन ऑफ ऑयल। देयर इज नथिंग व्हाटएवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड। कौन सा ऑयल? द एग्रीमेंट इज वाइड, क्योंकि अनसर्टेन था। बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। इसी तरह नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं। दाऊद हु इज द डीलर ऑफ कोकोनट ऑयल agrees to sell to Babar 100 ton of oil. The nature of Dawood's trade affords an indication of the meaning of the words and has entered into a contract for the sale of 100 ton of coconut oil. यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऑयल कौन सा? कोकोनट ऑयल। कितना हो? 100 टन ऑफ ऑयल। कहाँ पर देनी है वो भी क्लैरिटी होगी। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर स्टिक टू द पर्पस एक्चुअली उन्होंने एग्जांपल की है। हर चीज क्लैरिटी हो, कहाँ पर देनी है, किस टाइम पर देनी है, टाइम्स ऑफ डिलीवरी, हर चीज मैटर करेगी। आगे आ जाती है पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी भी मैटर करती हो। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल of being performed. An agreement to do an act impossible in itself is wide. कि अगर पॉसिबिलिटी उसकी नहीं है स्टार्ट से तो वैसे ही वाइड होगा। एग्जाम्पल नीचे उसने कोट किया है कि अंजुम एग्रीज विद साजिद टू डिस्कवर ट्रियर बाय द मैजिक, कि मैजिशियन से वो खजाना दरियाफ्त कर लो। तो क्या है? एग्रीमेंट इज वाइड। पॉसिबल ही नहीं है। कोई बंदा मसनूई बारिश तो कर सकता है, लेकिन नेचर है। इसी तरह लीगल फॉर्मेलिटीज को मैं बताया था कि यार लॉ ने कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज डिफाइन की गई होती है इनफोर्सिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। लाइक स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, ऐसे स्टैंप होने चाहिए, कुछ इस तरह के रूल एंड रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स हैं। जब तक नहीं होगी तो इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होगी ही नहीं। कहते हैं एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंप्लाई विद द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज एज टू रिटर्न हमने कर लिया, रजिस्ट्रेशन करवा ली, लाइक तो लीगल फॉर्मेलिटीज complementary. An oral agreement for arbitration about the present disputes is unenforceable because the law requires that such arbitration agreement must be in writing. वो कहूँगा कि यार ओरल कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, कोर्ट में क्या पेश करेंगे? या तो विटनेस होगी या रिटन एग्रीमेंट होगा, कुछ ना कुछ तो आपका एंट्री फॉर्म में आपने कुछ देना है, तभी वो प्रोसीडिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। जी यहाँ तक एसेंशियल तक किसी पर्सन को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। तो आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं। जी सबको क्लियर है? ओके शाह जी समझें कि हम आपके पास कम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, और एग्जाम्पल बेशक जरूरी नहीं है ये जो लिखी हुई यही कोड करें आप। अदर देन दैट भी आप बहुत सारी एग्जाम्पल खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल।
लेकिन हेडिंग इसकी कम्प्लीमेंट्री है। ये फिंगर टेस्ट पे होनी चाहिए और ये बहुत जगह पर आपकी यूज होंगी। और अगर कोई आपसे पूछे भी कि यार एग्रीमेंट की कौन सी सेंशन है, तो अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्ट की है वो एग्रीमेंट की भी है। चलें जी, हम आगे चलते हैं। जी जी अनेस, अभी मैंने ख्याल से आपसे नहीं पहले पूछा था या किसी और ने पूछा था, हम कोर्स वाला टॉपिक हम कवर करें क्योंकि जो अपडेटेड बुक है आई कैप की उसमें वो टॉपिक निकाल दिए गए, लेकिन बट स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स जो है वो आपका पार्ट सिलेबस है, वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। मैंने इसलिए यहाँ पर स्किप कर दिया फॉर द टाइमिंग, क्योंकि वो किसी भी चैप्टर के साथ वैसे नहीं था, जनरल नॉलेज बेस पे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और टेम्पो आप करना थोड़ा टूट जाता, तो इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर स्ट्रेट रखा है अभी। अब वो हम जरूर डिस्कस करेंगे, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, डोंट वरी। एग्जाम पढ़ रहा हूँ एक छोड़ दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर जब आगे हमारे पास आ जाते क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन 2 से 3 पैटर्न की बिहाफ पर हमने डिस्कस करनी है। एक उसकी फॉर्मेशन की बिहाफ पर, एक उसकी इन्फोर्सेबिलिटी के लिहाफ पर, एक परफॉर्मेंस के बिहाफ पर। फॉर्मेशन कि किसी फॉर्म में एक्सप्रेस आप लोगों ने कर देना बाय रिटर्न्स ऑफ द बॉडी व्हाटएवर जिस लॉ ने डिफाइन किए। एक होते कुछ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उस दिन मैंने कुछ बताया था, इम्प्लाइड के लिए बड़ी अच्छी मैंने एग्जांपल दी थी। कोई पर्सन यहाँ पर किसी को याद हो जो बादाम खाता हो या फ्रूट वगैरह खाता हो, किसी को याद हो कि इम्प्लाइड का मैंने क्या कोई एग्जांपल कोट की थी? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसको हम कह सकते हैं? जी राना फैसल, उबैदुल्ला, कोई आइडिया? इजा, बारिया, बिलाल? कोई आइडिया नहीं है किसी को? शाह जी आरिफ, नॉट एक्सप्रेशन। जी आरिफ ठीक है, किसी हद तक सिग्नल्स के थ्रू हमने कर दिया लिव्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि जिसको मैंने बड़ी एग्जांपल कोड की थी कंडक्ट भी है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने नीचे पढ़कर फिर आप बता रहे हैं। ओके, आप कह रही हैं कि क्लास नहीं दी, बट आई थिंक अप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इधर आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप सुन सकते हैं। कोई किसी किसी में कोई कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज बेशक आप पूछ लीजिएगा, लेकिन कोशिश करें क्लासेस में एंगेज और ऑन टाइम पे आप नो। अच्छा, और आगे हम पढ़ते हैं कुछ कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके लिए टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होगी, ये हम जब लैबोरेट करेंगे तब आपके सामने पेश हो जाएंगे। वैसे नॉर्मली कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन में आपकी कवर नहीं होती। जी ऐसे ही है। फिर कुछ इन्फोर्सेबिलिटी, इन्फोर्सेबिलिटी के हवाले से आप पहले ही कुछ आइडिया गलत करके कहते हैं कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइड एग्रीमेंट। नामों से भी आपको क्लियर हो रहा होगा वाइड कब होगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होगा। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आप समझ लें। एग्जाम्पल मैं कोट करता हूँ, किसी ने कनपट्टी के ऊपर गोली रखकर आपसे शादी कर ली हो, या जो भी होता है प्रेशर में आकर आपने कोई काम कर लिया, वो वाइल परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट उसने सारी शिकें पूरी की हैं, तो वो वैलिड भी हो सकता है, आगे जाकर वाइड भी हो सकता है। वाइड कैसे? फॉर एग्जाम्पल बाद में उस पर्सन ने डिनाई कर दिया तो आपका वाइड बन गया। हम मजीद जाके हम आगे एलैबोरेट करेंगे। कुछ हैं इलीगल एग्रीमेंट्स जिसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट वगैरह ना हो, लॉ ने अपने डिनाई कर दिया। कुछ हैं अनफोर्सेबल एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल हो ही नहीं सकते। और कुछ हैं फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका हो, काम हो चुका हो, परफॉर्मेंस दोनों अपनी परफॉर्म कर चुके हो, उसको एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। और जो इन प्रोसेस में हो या किसी की है नहीं इन प्रोसेस में हो, तो इसकी एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट की अभी वो परफॉर्म हो रहा है। सबसे पहले हम आते हैं द अबव क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीफली डिस्कस। क्या कहेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय वर्ड्स वर्बली और इन राइटिंग।
इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। लेकिन अभी किसी स्टूडेंट ने बताया था कंडक्ट, खैर जिसने भी पढ़ के भी बताया कुछ उसको मजीद आइडिया क्लियर हो जाएगा, अच्छा किया। ऑफ अ पर्सन और द सर्कमस्टांस ऑफ अ पर्टिकुलर केस, आपके कंडक्ट से, आपके बिहेवियर से, कुछ भी, उसको मैंने एग्जांपल दी थी, खामोशी में भी हाँ होती है। कॉसिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस आपकी जिम्मेदारियां होती है जो आपने परफॉर्म करनी होती है, आर इम्पोज्ड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस रेदर देन डिसाइडेड बाय द पार्टीज, कि पार्टीज में आपस में डिसाइड ना की हो लेकिन लॉ ने कहा हो, तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ ने जो कंपोज की। नीचे तीनों की एग्जांपल कोड की गई है, मेरे ख्याल से Adil offers an on telephone to sell his car to the barber for certain sum, and barber in reply informs Adil that accept the offer. There is an express contract. Implied में आपने क्या कर दिया? Abid, a shoe shiner, starts polishing the shoes of Sajid in his presence, and Sajid allows him to do so. There is an implied contract. Quasi contract. Abid, a shoe shiner, starts polishing the shoes of Sajid in his presence. सॉरी, ये implied contract का हम दोबारा पढ़ रहे हैं। Quasi contract, constructive contract कहता है जाजिब leaves his goods at Zahra's house by mistake. Zara treat करती है them as her own and uses them. It is a quasi contract and Zara is bound to pay for the goods. कॉसिक कॉन्ट्रैक्ट की किसी को एग्जांपल अगर ना समझ आई तो प्लीज मुझे बताएं। जी सबको क्लियर है? चलें, ओके। आगे आ जाता है आपके पास क्या है इन्फोर्सिबिलिटी के हिसाब से। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सिंपल इज दैट एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक्चुअल जिसको कॉन्ट्रैक्ट। वाइड एग्रीमेंट, कोई भी आपकी अगर एसेंशियल कोई भी मिस है, अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगी तो आपका वाइड एग्रीमेंट होगा। इन्फोर्सिबल जो गए इन्फोर्सिबल बाय लॉ, इन्फोर्सिबल क्यों नहीं होगा? कोई ना कोई उसमें एसेंशियल मिसिंग होगी आपकी। जी पूछा हुआ है फवाद, जरा पे तो करेगी बट ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? जी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? देखो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, जाजिब लीव्स हिज गुड्स, अपना जो कुछ भी सामान है तो जारा के हाउस पे बाय मिस्टेक वो छोड़ जाता है। बाय मिस्टेक जारा क्या करती है? उसको अपने समझकर और यूज कर लेती है। तो क्या अगला बंदा फॉर एग्जाम्पल अगर शूज में कहूँगा नहीं यार आपने तो एक हफ्ता पहने हुए हैं, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि वापस आप ले लो, अदरवाइज इट इज अ कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट और जारा क्या होगा? इज बाउंड टू पे फॉर द गुड्स। जब वो बाउंड कर दिया तो वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, जब उसको पता था कि बाय मिस्टेक है तो वो क्या करती है? अपने समझ के वो यूज कर लेती है, और जब अपने समझ के यूज करेगी तो जाहिर बात है कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने इंप्लीमेंट कर दिया, इज बाउंड टू पे, अदरवाइज वैसे नहीं बनता आपका। लेकिन जब लॉ ने कह दिया तो आपका बाउंड है आपके पे करने की। आगे हमने दोबारा रिपीट में कर देता हूँ, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इन्फोर्सिबिलिटी के हिसाब से पूरा नहीं होता, बिकम्स वाइड बन जाता है। जो सीज कर दे बट टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, जब वो सीज होता है टू बी इन्फोर्सेबल तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट आपका कहलाएगा। नीचे हम एग्जांपल भी कोट करेंगे। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट व्हिच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। आपके अगले पर्सन के ऑप्शन पे, जैसे मैंने एग्जांपल कोट की कि यार वो वैलिड भी हो सकता है वाइड भी, अगर अगला पर्सन इनकार कर देता है तो वाइड, क्योंकि किसी भी फॉर्म के क्वेश्चन ये मतलब कि समझें कि किसी भी, अगर मैं ऊपर जाऊं ये चीजें, अगर आपकी फ्री कंसेंट नहीं है ना तो वाइडेबल एग्रीमेंट होता है। अगर वो बाद में मान जाता है तो वैलिड, अदरवाइज वाइड। तो फ्री कंसेंट की वजह से, ना होने की वजह से आपको वाइडेबल एग्रीमेंट आपके बनते हैं, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखें निदा, मैंने अभी कहा था
रिटर्न वगैरह सारी चीजें कंप्लीमेंट्री होंगी, सारी एसेंशियल्स आपने पूरी करनी है, लीगल फॉर्मेलिटीज लाइक एग्रीमेंट वगैरह। लेकिन देखें वो बाय मिस्टेक छोड़कर गया, उसको भी पता था कि यार बाय मिस्टेक छोड़कर गया हुआ है और आपने यूज कर लिया, ठीक है इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, लेकिन लॉ ने कहा है कि बाउंड टू पे। उसके लिए जाहिर बात है आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, विटनेस देनी पड़ेगी कि यार इसके पर्सन के केस में ये बाय मिस्टेक छोड़कर गया था। ये जरूरी नहीं कि जो चीज रिटर्न में हो वही कॉन्ट्रैक्ट हो, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। एग्जाम्पली तौर पर रिटर्न में हो एक नॉट अ कंप्लीमेंट्री, रिटर्न में होना कंप्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन रिटर्न का एविडेंस की वर्थ जो होती है वो बढ़ जाती है विद रिस्पेक्ट टू ओरल, बिकॉज उसके लिए रिटर्न देखे ना यहाँ पर तो डुप्लीकेट भी बन जाते हैं। तो सो हाउ कैन यू प्रूव इट कि रिटर्न जो एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी में शुमार होता है, फिर आपने उसको बर्डन ऑफ प्रूफ में प्रूफ भी करना है। रिटर्न इज द पार्ट आप करना है लीगल फॉर्मेलिटीज में, लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। नाउ क्लियर? ओके, आगे है इलीगल एग्रीमेंट्स। एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज इलीगल, सिंपल इज दैट, उसका ऑब्जेक्ट ही इलीगल हो तो आपको इन्फोर्सिबिलिटी, अभी हम पढ़कर आए हैं, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और इसी तरह अनफोर्सिबल एग्रीमेंट विच इज इन नॉट अदरवाइज वैलिड बट ड्यू टू सम टेक्निकल लैकिंग की वजह से वो इन्फोर्सिबल नहीं होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिटर्न में होना कंप्लीमेंट्री था वो हमने मिस कर दिया, तो वो क्या होगा, इन्फोर्सिबल नहीं होता, वो एग्रीमेंट में आएगा, तो रिमेन्स अनफोर्सिबल। इस तरह नीचे सारों की एग्जाम्पल कोड दी है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पढ़ाने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत क्या मतलब कि एग्जाम्पल उसी तरह की दी है जो मैंने एग्जाम्पल कोड कर दी है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ, जिसमें सीरीज टू की बात हमने की थी। कहते हैं म्यूजिक हॉल वाज रेंटेड आउट फॉर अ सीरीज ऑफ कंसर्ट्स, द हॉल caught fire before the date of first concert, the contract was valid at the time of formation but becomes void when hall caught fire। कि सीज हो गया, किसी ने कुछ नहीं किया लेकिन सीज हो गया कि इन्फोर्सिबिलिटी नहीं हो पाएगी, तो वाज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन बाद में क्या हो गया, वाइड हो गया। इसी तरह वाइडेबल की मैंने बात की कि आजम थ्रेटन किया, देखे ना थ्रेटन की वर्ड आगे, मैंने कहता फ्री कंसेंट अगर आपकी नहीं होगी तो वाइडेबल होगा, कि वो वैलिड भी हो सकता है वाइड भी। इल एग्रीमेंट की आपने क्या, ऑब्जेक्ट इलीगल होगा तो भी आपको होगा। इसमें ऑब्जेक्ट देखे ना कि स्टोलन गुड्स, चोरी की हुई गुड्स, गए कि इतने पैसे में दूंगा, ऑब्वियसली लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। अनफोर्सिबल का आपने एकदम पढ़ ली। शानीस कह रहे हैं कि एग्रीमेंट तो वैसे भी अनफोर्सिबल होता है बट उसमें अनफोर्सिबल एग्रीमेंट कैसे देखें, जब वो अनफोर्सिएबल है मतलब इनफोर्सिबल है ही नहीं तो कहेंगे तो उसको एग्रीमेंट ही। तो एन ओरल एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन अबाउट द प्रेजेंट डिस्प्यूट्स इज अनफोर्सिएबल because the law requires that such arbitration agreement must be in writing। उसमें क्या लीगल फॉर्मेलिटीज मिसिंग है, जिसमें हम ऊपर भी कहा था आर्बिट्रेशन इस तरह हम सू में नहीं, उसके अगेंस्ट में सू नहीं कर सकते, तो जब इन्फोर्सिबल नहीं होगा तो एग्रीमेंट की हद तक होगा। ये इन्फोर्सिबल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसमें रिटर्न में मिसिंग था, तो उसमें एक एग्जाम्पल कोड किया कि अनफोर्सिएबल, ये एबल नहीं होगी क्योंकि रिटर्न में मिसिंग है, अगर रिटर्न में कर देता तो इन्फोर्सिबल बन जाता कि साइन नहीं है। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है कि वंस दिस एग्रीमेंट इज रिटन एंड साइन इट, वो इन्फोर्सिबल बन जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परफॉर्मेंस के मुताबिक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर ली है, दैट्स कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस, अपनी लीगल ऑब्लिगेशन उन्होंने अपनी अपनी पूरी कर दी है। एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इन विच समथिंग रिमेन्स टू बी डन, कुछ होना अभी बाकी होता है। इट मे बी यूनिलेटरल, या एक तरफ की साइड से हो सकता है, दूसरे पार्टीज ने एक ने चीजें डिलीवर कर दी, दूसरे की पेमेंट पेंडिंग है, तो यूनिलेटर भी हो सकता है या दोनों तरफ से भी हो सकता है, बाइलेटरल भी हो सकता है। और यूनिलेटर क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन विच द प्रॉमिस ऑन वन साइड इज एक्सचेंज फॉर एन एक्ट ऑन द अदर साइड, कि एक के लिए दूसरे के लिए एक्सचेंज करी जाती है। यूनिलेटर कॉन्ट्रैक्ट एक ने पूरा कर दिया हुआ है, या कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ प्रॉमिस ऑन वन साइड, एक साइड पर इज एक्सचेंज हुआ हो फॉर एन एक्ट ऑन द अदर साइड के लिए। इन सच कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज परफॉर्म, अपना पार्ट एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर चुकी होती है लेकिन दूसरी की तरफ से क्या होती है, आउटस्टैंडिंग होती है।
लाइक आपने एडवांस पेमेंट दे ली लेकिन उसके ऑर्डर लेना बाकी हो, जिस तरह प्रोडक्शन के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइड से होते हैं, उनको कुछ ना कुछ हफ्ता 10 दिन लेने होते हैं, तो दैट इज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल, दोनों तरफ से exchange for a promise to another, a contract in which a promise on one side is exchanged for a promise of another। नीचे आपको एग्जांपल की है कि book seller sell a book on cash payment, it is an executed contract because both parties have done what they are under the contract, जो उन्होंने करनी थी। executory motion advertise, अच्छा forcible agreement, क्या हम सेम बोल सकते हैं enforceable? नो 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 नो, देखिए एग्रीमेंट मैं कहता हूं कि अनीस साहब नॉट एबल टू डू एक्ट, और मैं कहता हूं अनीस करता है, एबल है, तो एबल का मतलब होता है एग्रीमेंट इनफोर्सेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता। एग्रीमेंट जब तक फोर्सेबल नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट इस काबिल है कि इनफोर्सेबल बने, और अनफोर्सेबल का मतलब क्या है कि एग्रीमेंट इस काबिल ही नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में चल रही है। क्यों नहीं है? वो रिटर्न में नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज आपकी पूरी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में क्या जाएगा? तो एबल का वर्ड जो आगे लगा होता है ना, किस काबिल भी है कि नहीं, तो दोनों में डिफरेंस होता है। नाउ गॉट माय पॉइंट? जी अनीस, गॉट, गुड। Executive होने के लिए जाजिब agrees to teach Ghalib after 2 months and Ghalib promises to pay at the end of the course. This is executory bilateral contract, दोनों का भी रहता है। आगे आ जाती है आपकी ऑफर। ऑफर अब हम पढ़ते हैं कि एसेंशियल जो जो ऐसे थे, डेफिनेशन एसेंशियल ऑफ द प्रपोजल ऑफर, टाइप्स ऑफ एन ऑफर एंड लैप्स ऑफ द ऑफर। सर जी जी सर, यूनिलेटरल बायलेटरल का डिफरेंस ये है कि यूनिलेटरल एक तरफ का पेंडिंग है और एक तरफ का पूरा कंप्लीट है, और बायलेटरल में दोनों तरफ का कंप्लीट परफॉर्म करने वाला रहता है। यही डिफरेंस है जी आपको? जी जी, यूनिलेटर में मतलब कि एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी हो और दूसरे पार्टी का वेट कर रहा हो, दैट इज अ यूनिलेटरल, सिंपल इज दैट। कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन यूनिलेटर में एक साइड से, बायलेटर में दोनों साइड से। ओके। क्योंकि एक्चुअली हाँ, ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस के बिहाफ पर पढ़ रहे थे। परफॉर्मेंस क्या है? दोनों ने अपनी अपनी पार्टी से परफॉर्म करनी होती है। तो किसी भी पार्टी पे पॉइंटिंग है, दोनों तरफ से पेंडिंग है तो बायलेटरल, अगर एक तरफ से पेंडिंग है तो यूनिलेटरल। नाउ हम ऑफर का पढ़ते हैं, डेफिनेशन एंड एसेंशियल ऑफ द प्रपोजल एंड ऑफर। अब ऑफर के लिए भी कुछ एसेंशियल्स होंगी कि किस फॉर्म में होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, किस मैनर में होनी चाहिए, वैलिड ऑफर होनी चाहिए, किस फॉर्म में होनी चाहिए। जिस तरह हमने उसके एसेंशियल पढ़ी, इसकी भी कुछ एसेंशियल्स हमारे सामने आएंगे। स्टूडेंट जस्ट अ सेकंड, टेक मिनट। वालेकुम सलाम। मैं राशिद, उसको शफीक को चाबी दे दो, मुझे बता देना फिर। चाबी मेरे पास से छोड़ के चाहिए, उसको दे दो अभी चाबी। उधर गाड़ी नहीं नहीं, उधर खड़ी करवा दे गाड़ी बस, ठीक है, ओके जी स्टूडेंट्स, सॉरी। अच्छा, हमें डेफिनेशन एसेंशियल ऑफ प्रपोजल ऑफ ऑफर की तरफ आते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान कीजिएगा, मैं फिर कहूंगा डेफिनेशन जहां पर आती है तो कंटेंट्स आपके पूरे लाजमी होने चाहिए। When one person signifies to the another, दूसरे को सिग्निफाई करता है, क्या चीज अपनी सिग्निफाई करेगा? अपनी विलिंगनेस। किस चीज के लिए? या कुछ काम करने के लिए या किसी काम को रोकने के लिए, लेकिन वैलिडिटी होनी चाहिए। ऊपर हमने पढ़ा था कि रिस्ट्रेन फ्रॉम द ट्रेड, ट्रेड से नहीं रोकने के लिए ऑफर कर सकता वो, क्योंकि वो वैलिडिटी नहीं है। लेकिन टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किस नजरिए में, किस लिए वो करेगा? विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग, अगले बंदे की एसेंट देने के लिए, रजामंदी लेने के लिए, ऑफ अदर टू सच एन एक्ट और एब्सटीनेंस, ही इज सेट टू मेक अ प्रपोज। इसको हम कहेंगे वो प्रपोज कर रहा है। कहते हैं दस एन ऑफर इज अ प्रपोजल बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर एंट्री अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो इसके लिए होंगी कुछ एसेंशियल्स होंगी कि टू पर्सन को होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन होनी चाहिए, उनकी इंटेंशन भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन
होनी चाहिए दोनों के दरमियान, ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेंट होना चाहिए, कंडीशनली नेगेटिव कंफर्मेशन, इनविटेशन टू ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस की बुनियाद पर। ये हम चीजें नीचे एलैबोरेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स से नमाज का वक्फा लेते हैं, तो इंशाल्लाह टोटल आफ्टर 8 मिनट 5 to 8 मिनट्स के बाद हम विल बी राइट बैक। नमाज का यहाँ पर हम शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं।
जी स्टूडेंट्स, सबको आवाज क्लियर है मेरी? अच्छा, ना हम रिज्यूम करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले ऑफर की जो एसेंशियल्स में थी, सबसे पहले थे 2% को होना कम्प्लीमेंट्री है मिनिमम। कहते फॉर अ वैलिड ऑफर देयर नीड्स टू बी अ 2%। अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ, अपने आप को कोई बंदा ऑफर नहीं करवा सकता। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, जो बंदा ऑफर कर रहा होता है उसके ऑफर, और जिसके लिए ऑफर की जा रही होती है उसको ऑफरी कहती है। सो नेक्स्ट हम इस टर्मिनोलॉजी को यूज करें तो सबको क्लियर होनी चाहिए। जो ऑफर कर रहा है उसको कहते हैं ऑफरर, और जिसके लिए ऑफर की जा रही है या जिसके लिए ऑफर बनाई गई है उसको क्या कहते हैं हम ऑफरी, मतलब कि जिसकी एसेंट लेनी है। स्लाइड शो हो रही है जी, सबको शो हो रही है। ओके, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि वैलिड ऑफर के लिए एक ऑफरर और एक ऑफरी, इसी तरह इसको हम प्रोमिजार भी कहेंगे। जब प्रॉमिस कर रहा है उसको प्रोमिजार, एंड जिसके लिए की जा रही है प्रॉमिस, जिसकी एसेंट लेने के लिए हम ऑफर कर रहे हैं या प्रॉमिस कर रहे हैं, उसको हम प्रॉमिजी कहेंगे। 2 persons, Amjad offered to sell his Suzuki Meyran 2008 model to Habib for the 4,50,000 is an valid offer. Amjad is an offer कहलाएगा और हबीब ऑफरी कहलाएगा। इसी तरह हमने सेकंड है एसेंशियल था सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। सर्टेनिटी की हम ऑलरेडी पहले भी हम बात कर चुके हैं, और डेफिनेट भी कि वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टेन एंड डेफिनेट। कब होगी? जब वो सर्टेन और डेफिनेट होगी, अदरवाइज नो कॉन्ट्रैक्ट कैन कम इनटू द एग्जिस्टेंट इट ऑफर। जब तक वो इंग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो वो अनसर्टन होगा। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर्टेनिटी कंप्लीमेंट्री है या एबल टू सर्टन हो, कैपेसिटी होनी चाहिए आपके पास, कॉम्पिटेंट टू कंफर्म द जो भी है आपका सर्टेनिटी, वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड कर होता है कि आप कैपेबल टू डू सर्टन। कि सलमान परचेज अ हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड प्रॉमिस टू बाय अनदर, द फर्स्ट वन प्रूव्स लकी, अगर वो लकी प्रूफ होता है, सलमान रेफ्यूज टू बाय द सेकंड हॉर्स, इरफान वुड नॉट इनफोर्स द एग्रीमेंट, इट बीइंग लूज एंड वैक्यूम। इस तरह कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन, आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में होने के लिए। एन ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या डील इनवाइट्स बाबर टू डिनर, इट डज नॉट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। मैंने ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि सोशल एग्रीमेंट इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, नॉट बाउंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। सो आपके लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए वैलिड ऑफर के लिए। तो 3 friends agreed to enter a newspaper competition and share any winnings. It was held that they intended to create a legal relationship, so there was a contract. इसी तरह कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे। या द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर जो है ऑफरर से ऑफरी की तरफ लाजमी जानी चाहिए। ऑफरर से ऑफर की तरफ, ऑफरी की तरफ लाजमी कम्युनिकेट होनी चाहिए। पैटर्न अब आपके अलग से हैं, और पैटर्न के फिर हम देखेंगे कि यार अगले पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोरियर करवा दिया तो उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन अलग है कि यार आपने कोरियर करवा दिया तो आपकी ऑफर कंप्लीट होगी, इररिस्पेक्टिव उस पर पहुंचे ना पहुंचे। वो एक अलग अलग बात है कि लॉ के जब हम मजीद हम लेबोरेशन की तरफ देंगे, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है आपकी। So communication is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, जिसके लिए वो बनाई गई है उसकी नॉलेज में आ जाए। In case an offer is made by the post, its communication will complete when the letter reaches the offeree. वो पढ़े ना पढ़े वो एक अलग बात है। An offer can be made by words spoken or written or through conduct of the person। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि या तो एक्सप्रेस फॉर्म में होना चाहिए या इम्प्लाइड हो, दोनों की हम पढ़ चुके हैं। एक्सप्रेस बायलैंग्वेज होता है, जिस तरह एक्सप्रेस हमने किया हो इम्प्लाइड भी हो सकता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट।
कहता है Mohsin says to note that he is willing to sell his motorcycle to him for rupees of 20,000. This is an offer communicated expressly. उसने communicate किया। Implied के पहले हम ऊपर एग्जांपल हम कोड वगैरह कर चुके हैं। इस तरह ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट, एन ऑफर मस्ट बी मेड किस व्यू के साथ टू ऑब्टेन, ये हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। ऑफर की किसके लिए बनाई जाएगी कि अगले बंदे की कंसेंट लेने के लिए, टू प्रपोज्ड एक्ट और एब्स्टिनेंस। ये पहले ही हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, यही हमने पढ़ा था। किस लिए हम ऑफर करते हैं, मैंने अपनी विलिंग शो किया कि विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर फॉर सच एन एक्ट और एब्स्टिनेंस। इसी तरह कंडीशन की हमने बात किया है कि एन ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, हो सकती है कि इट इज ऑन द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन टू होम सच ऑफर इज मेड टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब आप अगले पे डिपेंड कर रहा है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अ कंडीशन ऑफर लैप्सेस व्हेन कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेड। अगर कंडीशन एक्सेप्ट ना की जाए तो वो ऑफर लैप्स हो जाती है। ये मैंने पहले दिन भी कहा था कि ऑफर इन द एंटायर मैनर, जिस फॉर्म में उसको दी गई है उसी मैनर में एक्सेप्ट भी होनी चाहिए। इररिस्पेक्टिव एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, अगर वो दोनों रजामंदी का जाहिर कर दें। जिस तरह यहाँ पर थी कंडीशन ऑफर थी, अगर कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो ऑफर आपकी लैप्स कर जाएगी। लैप्स मतलब खत्म हो जाएगी, समझ लो, दूसरी करनी पड़ेगी उसको। कंडीशन में कहता है अरसलान ऑफर टू सेल हिज फर्नीचर टू अमजद फॉर रुपीज ऑफ 2,50,000 ऑन द कंडीशन दैट जब एडवांस पेमेंट इज मेड विद इन 3 days ऑफ द ऑफर। इफ अमजद डज नॉट पे, एडवांस में नहीं करता तो उसकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकेगी, कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। यहाँ पर एक फर्नीचर डिलीवर फिर भी कर दे अगर एडवांस नहीं देता, लेकिन बाद में तो ही इज बाउंड टू पे। तो यहाँ पर ये नहीं है, अब वो एक्सेप्शन आ गई, दोनों रजामंदी का जाहिर कर दिया तो आपकी ऑफर लैप्स फिर नहीं करेगी। नेगेटिव कंफर्मेशन, एन ऑफर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। कहते हैं इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, जो ऑफर ने टाइम बाउंड्री एक लगाई हुई है, जो स्टिपुलेटेड टाइम में आपको बताया गया कि इसी स्टिपुलेटेड टाइम में आपने ऑफर एक्सेप्ट करनी है, उसके बाद क्या होगा, ये टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी। जिस तरह कहीं पर हमने लिखा होता है कि ये लिमिट टाइम ऑफर है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, टॉक टाइम के लिए लिखा होता है, मोबाइल बैलेंस के लिए लिखा होता है, पैकेजेस के लिए लिखा होता है कि ये 2 दिनों तक वैलिडिटी ऑफर। तो उसके बाद क्या होती है, वो एक्सेप्ट उसको नहीं कर सकता। Here it will be presumed to have been accepted। अगर उसको स्पेसिफिक टाइम में ना किया गया हो तो ऑटोमेटिकली, अच्छा यहाँ पर कुछ और भी फॉर्म में आ जाती है नेगेटिव कंफर्मेशन। कहते हैं ऑफर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन में नहीं होनी चाहिए। कैसे, उसने बात की कि अगर ये एक्सेप्ट नहीं की गया अगर स्पेसिफिक टाइम में, तो हम ऑटोमेटिक समझेंगे कि एक्सेप्ट हो गई। यहाँ पर हम ना कंडीशन फिर स्पेसिफाई करेंगे। नेगेटिव कंफर्मेशन हमेशा स्पेसिफिक है, अगर आपने 2 घंटों तक जवाब नहीं दिया तो हम प्रिज्यूम करेंगे कि ऑफर एक्सेप्ट हो चुकी है, ऑल्दो अदरवाइज आप कोई ना कुछ वहां पर कंडीशन लिखेंगे कि जब तक मैं ना ऑफर कबूल करूं जब तक नहीं होगी, और वहां पर लेके कि यार 2 घंटे तक अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम समझेंगे कि आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। तो ये नेगेटिव कंफर्मेशन। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। कहता आजम रोट अ बाबर टू सेल हिज बुक एडिंग दैट इफ ही डिड नॉट रिप्लाई विद इन 5 days द ऑफर वुड बी कंसीडर एक्सेप्टेड। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं बना, क्यों, नेगेटिव कंफर्मेशन थी। इसी तरह इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन ऑफर। इन्विटेशन ऑफ ऑफर से डिफरेंट होनी चाहिए कि मतलब कि अगले पर्सन को इनवाइट कर रहे हो कि आप ऑफर करें। कोई मुझे इसकी जीती जाती ईमानदारी से नीचे पढ़ना नहीं है, कोई मुझे जीती जाती अगर वर्ड को समझ में आया है कि इनवाइट कर रहे हैं अगले बंदे को, आओ मुझे ऑफर करो, कोई मुझे इसकी एग्जांपल कोट कर सकता है कॉमन लाइफ में? एनीवन गाइस हियर? इफ गिफ्ट शॉप डिस्प्ले गुड। इसी तरह ही होती है जिस तरह बाटा वगैरह के बाहर लिखा होता है कि यार आए ऑफर करें, ये वाली बात होगी। ऑब्वियसली ऑफर तो किसने करनी है, तो यहाँ पर इनवाइट हम कर रहे होते हैं गिफ्ट शॉप वगैरह पर। तो द इंटेंशन इज इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर is to circulate information of his readiness to do the transaction. Such intentions are not offers and do not tantamount to promise and acceptance.
In other words, an invitation offer means an intention of a person to invite others with the view to enter an agreement. नीचे एग्जांपल कोट कर लेते हैं हम. इकबाल displays goods for a auction of auction sale. It is not an offer. Offer will comes from buyer. Buyer की तरफ से होनी चाहिए in form of bid. Goods were displayed in a departmental store for sale and self-service system. Was there one customer selected an item? Here स्टूडेंट यहाँ पर 1 मिनट का जस्ट देख लेते हैं. 1 मिनट. आई विल राइट बैक. जी स्टूडेंट्स. अच्छा, तो आप नहीं सब टेंट अमाउंट का पूछ रहे थे. का मतलब समझेंगे बराबरी के तौर पर. कहते हैं कि टेंट अमाउंट ऑफ प्रॉमिस, हमने यही कहा था ना कि यार प्रॉमिस इक्वलेंस में होना चाहिए, नॉट एन ऑफर. कोई दूसरा पर्सन ना हो जो ऑफर कर रहा हो. टेंट अमाउंट ऑफ प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस मतलब कि इक्वलेंस के तौर पर. डू नॉट टेंट अमाउंट. अच्छा, हम एग्जांपल कोड कर रहे थे. हियर द डिस्प्ले ऑफ द गुड्स इज एन इन्विटेशन टू ऑफर एंड सिलेक्शन बाय द कस्टमर इज एन ऑफर टू बाय. सिंपल. इन्विटेशन टू ऑफर से आजाद होना चाहिए आपके ऑफर. आगे हमने बात की कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन. स्पेशल कंडीशन पर आपने ऑफर करनी है. लाइक आप एग्जांपल अगर हम कोड करें, special condition where there are special terms and condition in offer. These must be specifically communicated to the other party. Specifically फिर communicated भी होनी चाहिए. नोट का वर्ड लिखा हुआ आना चाहिए. कहते हैं अदील ask Mohsin to send the reply. Ask to send the reply of his offer by email. उसने स्पेसिफाई किया कि ईमेल के थ्रू ही हो, but Mohsin sends reply by letter. अदील may reject his एक्सेप्टेंस. वो एक्सेप्टेंस को कर सकता है. यहाँ पर स्पेशल कुछ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन आपने डिफाइन कर दी हुई है, तो वहां पर उसी के फॉर्म में होना चाहिए. इन शॉर्ट मैं पहले कह रहा था कि इन द एंटायर मैनर, जिस फॉर्म में ऑफर की गई उसी फॉर्म में आपने एक्सेप्ट करना. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो तो आगे हम टाइप्स एंड ऑफर की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजिंग एसेंशियल ऑफ द वैलिड ऑफर के लिए? सबको क्लियर है? ओके, हम टाइप्स एंड ऑफर की तरफ चलते हैं. टाइप्स एंड ऑफर कुछ हैं कि स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, ग्रॉस ऑफर्स और स्टैंडिंग अपॉन कंटेनिंग ऑफर टेंडर एडिशन. स्पेसिफिक ऑफर. Specific offer है कि if an offer is made to definite or a particular person or a specific group के लिए persons, it is said to be a specific offer. Simple is that. जहाँ पर specifically है कि यार इसी ग्रुप के लिए ऑफर है, इसी पर्सन के लिए. कहीं स्पेसिफिकेशन डिफाइन की कि यार इस चीज के लिए ये स्पेसिफिक ऑफर है, तो वहां पर वो स्पेसिफिक ऑफर का उसका नाम दिए जाएंगे कि ये ऑफर इसी चीज के लिए स्पेसिफिक है, हिट कर दिया और किसी दूसरे के लिए नहीं है. सच ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड कब? जिस पर्सन के लिए बनाई गई हो वही एक्सेप्टेंस शो करेगा तो ऑफर एक्सेप्टेंस होती है, अदरवाइज वो नहीं होती. इसी तरह जनरल ऑफर वो पब्लिकली ऑफर ओवरऑल के लिए होती है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. कहते हैं इफ एन ऑफर इज मेड टू द वर्ल्ड और पब्लिक देन इट इज सेड टू बी अ जनरल ऑफर. सच ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन. यहाँ पर स्पेसिफिक ऑफर में उसी पर्सन के लिए जिस पर्सन के लिए बनाई गई है, और इसमें द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद द पर्सन हु हैविंग द नॉलेज ऑफ द ऑफर comes forward आता है और acts according to the condition of the offer. वो उस फॉर्म में एक्ट करने का होता है.
क्रॉस ऑफर, इफ टू पार्टीज इग्नोरेंट ऑफ ईच अदर्स ऑफर, दो पार्टीज आपस में इग्नोरेंट ऑफ द ईच ऑफर मेड सिमिलर ऑफर टू ईच अदर, देयर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर नॉट इक्वल टू द एक्सेप्टेंस। सिंपल इज दैट, आपने ऑफर किया, आगे से उसने भी एक ऑफर कर दी, दैट इज द क्रॉस ऑफर। सिंपल इज दैट। नीचे हम एग्जांपल कोड करेंगे। और अब है स्टैंडिंग, ओपन एंड कंटिन्यू, जिसने टेंडर की होती है, ये ओपनिंग की ऑफर होती है। स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं इफ एन ऑफर is of ongoing nature, it is said to be a standing offer. A contract is entered only when the person signifies his acceptance on the basis of the tender. Tender का सबने नाम सुना होगा, लीलामी जिसको हम कहा जाता है। नीचे कुछ एग्जांपल कोडिंग है स्पेसिफिक ऑफर की, जनरल ऑफर की, क्रॉस ऑफर की हम स्पेशली पढ़ लेते हैं कि अदील ऑफ कराची सेंड्स बाय पोस्ट टू नईम ऑफ लाहौर ऑफरिंग टू सेल हिज बाइक फॉर ₹50,000. The letter is posted on 1st December को, and on same day Naeem of Lahore sends a letter by post to Adil of Karachi offering to buy Adil's bike for 50,000. मतलब कि ऑफर के अगेंस्ट में उसने एक ऑफर कर दी। These two offers are cross offers and there is no contract unless one of these, इसमें से एक अगर कैंसिल करनी पड़ेगी तब जाके आपकी एक्सेप्टेंस होगी, अदरवाइज वो ऑफर वैलिड नहीं कहलाएगी। किसी को क्रॉस ऑफर के बारे में कोई कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज आस्क। जी सबको क्लियर है? इज़ा, फवाद, मंसूर, निदा, ओके क्लियर है। आगे हम पढ़ते हैं कि लैप्स एंड ऑफर। ऑफर का मतलब खत्म होने से हम कहते हैं कि ऑफर का टाइम पीरियड खत्म हो गया। लैप्स एंड ऑफर का क्या मतलब है? कहते हैं ऑफर इज लैप्स फॉर द फॉलोइंग इयर्स। किसी भी फॉर्म में आपकी लैप्स एंड ऑफर हो सकती है। वो कौन कौन से मेथड हैं? एक तो रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब आगे से उसने रिवोक कर दिया। एन ऑफर मे बी रिवोक, मतलब कि वापस अपनी, कहते हैं ना कि आपने ऑफर वापस दी, बिफोर एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप उसको रिवोक कर सकते हो। ऑफरिंग अगर एक्सेप्ट कर ली तो वो रिवोक नहीं हो सकती, एक टाइम पीरियड होता है ना। कहता आजम and an action gives it the highest bid to buy the barber's good. He withdraws the bid before the fall of a hammer. हथौड़ी लगने से पहले वो वापस ले सकता है, उसके बाद वो नहीं ले सकता। किसी को ये बिड वाली कभी लाइव देखी है आपने? टेंडर होता हुआ, इन शॉर्ट नीलामी होती हुई किसी पर्सन ने लाइव देखी हो तो मुझे जरा बताए क्या होता है उसमें। शाफवाद आपने देखी है? उसमें यही होता है ना कि वन इतने ऑफर के फॉर में 50,000 की एक, 50,000 दो और 50,000 थ्री, एंड हथौड़ा जो होता है वो हैमर क्या होता है, वो टेबल के ऊपर जो भी उसका होता है वहां पर मार दिया जाता है कि यार क्लोज हो गई। अच्छा फिल्म में देखी है, ये लाइव में भी होती है। लाइव में वैसे हथौड़ा शोड़ा की वैसे इतना कोई कंसेप्ट नहीं होता। जिस तरह आपने कोर्स वगैरह में पढ़ा हुआ है ना कि यार पेन बहुत सारे टूटते हैं, ये होता है कोर्ट में, जैसे आपने फिल्मों वगैरह में कोर्ट्स वगैरह देखी होती है, उस तरह नहीं होती। हाँ हाई कोर्ट में डिसिप्लिन होता है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें नॉर्मल जिस नीचे वाली कोर्ट होती है, छोटे छोटे सेक्शन में इतने इतने जज बैठे होते हैं। एनीवेज हम प्रिज्यूम करते हैं नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। कहता है ऑफर कम्स टू एन एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। अगर ऑफरी ने एक्सेप्ट नहीं की तो भी लैप्स हो जाएगी, रिजेक्ट कर दी। इन शॉर्ट एन ऑफर इज सेड टू बी रिजेक्टेड अगर ऑफरी एक्सप्रेसली रिजेक्ट कर तो भी आपकी ऑफर क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। इसी तरह काउंटर ऑफर, कहता है ऑफर कम्स टू एन एंड इफ द काउंटर ऑफर इज मेड। काउंटर ऑफर का क्या मतलब है? वाजिद ऑफर टू सेल अ फॉर्म टू हामिद फॉर ₹1,000। हामिद ऑफर कर देता है 950, वाजिद रिफ्यूज द ऑफर। Subsequently, Hamid offered 1,000. Held there was no contract as Hamid by offering 950 had rejected the original offer. That is the counter offer. तब भी आपकी लैप्स कर जाएगी।
और लैप्स ऑफ टाइम, वहां पर टाइम अगर टाइम बाउंड्री आपने लगा दी है कि यार इस टाइम के अंदर अंदर ये ऑफर वैलिड है, जब वो टाइम लैप्स हो जाएगा तो ऑफर भी आपकी लैप्स हो जाएगी। एंड ऑफर विल कम टू एन एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम या विद इन अ टाइम स्पेसिफाइड और विद इन अ रीजनेबल टाइम। जहां पर टाइम स्पेसिफाई नहीं होगा तो वो रीजनेबल टाइम होगा, और रीजनेबल टाइम की डेफिनेशन कहीं पर भी कोई डिपेंडिंग नहीं होती, लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है रीजनेबल टाइम एक कॉमन सेंस के बिहाफ पर, where no time specified, जहां पर नहीं होगा। और what is the reasonable time? Simple is that is a question of fact depending upon the subject matter and circumstance. It's a question of law है, इसमें law भी खामोश है। कहते हैं Maria applied for the shares of the company in June but allotment was made in November. Maria refused to accept the share. It was held that Maria could refuse to take the shares because the offer had lapsed after the expiry of a reasonable time. इस तरह डेथ ऑफ इंसैनिटी है, डेथ है या इंसैनिटी है पर्सन की जिसके लिए बनाई गई है स्पेसिफिक, जैसे हम ऑफर की बात करते हैं, जिस पर्सन के लिए बनाई गई उसकी डेथ हो गई है, ऑब्वियसली ऑफर खत्म हो जाएगी। या इंसैनिटी हो गई है, पागल हो गया, वो दीवाना वार जिसमें हम कहते हैं ना कि फिरता रहता है, तो उसके लिए हो गया, उस केस में भी खत्म है। एन ऑफर कम्स टू एन एंड बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ एन ऑफरर if the fact of his death is insanity or comes to the to an end when the acceptor accept करने वाला fails to fulfill the condition precedent to the offer, जो ऑफर में उसने बताई है तो भी आपकी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है कि जाजिब ऑफर टू सेल हिज स्कूटर टू बाबर फॉर रुपीज ऑफ 40,000 इफ बाबर अगर ज्वाइन करता है एबीसी क्लब विद इन अ वीक। बाबर क्या करता है, वो ज्वाइन नहीं करता, विद इन अ वीक द ऑफर बिकम्स क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है। नॉन एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कैन ऑफर कम्स टू एन एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इन शॉर्ट जो कंडीशन उन्होंने लगाई है, जो ऑफर लगाई है, उसकी फॉर्म में अगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं एक्सेप्ट करता तो भी आपकी ऑफर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जिस तरह हमने कहता है मुझे मेल के थ्रू ही जवाब चाहिए, वो कर देता है टेलीफोन नहीं चाहिए, टू गिव बट acceptance by telephone, Babar sends acceptance by the letter, the offer terminates। Subsequently illegality और डिस्ट्रक्शन के बाद में वो क्या हो जाए, या तो वो इलीगल बन जाए, फॉर एग्जाम्पल अभी रूल था कि ठीक है लॉ का मुताबिक वो चीजें वैलिड थी, बाद में कोई भी गवर्नमेंट का रूल आ गया वो इलीगल करार दे दी किसी भी फॉर्म में किसी भी वक्त बाद में आने वाले से, या कोई सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, फायर लग गई, तबाह हो गई, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वो चीज का वजूद नहीं रहा, तो क्या हो जाएगी, तब भी आपकी ऑफर क्या हो जाएगी, कम्स टू एन एंड हो जाएगी। ऑफर कम्स टू एन एंड इफ इट बिकम्स इलीगल और द सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड बिफोर दिस एक्सेप्टेंस से पहले। Akmal offered to sell 10 bags of rice to Babar for rupees of 2,000 बिफोर उसके एक्सेप्टेंस से पहले लॉन या सेल ऑफ राइस पर, तो ऑफर क्या हुई, वो टर्मिनेट्स हो जाएगी। ये सारे रेवोकेशन ऊपर जितने भी हमने चीजें पढ़ी हैं, सारी काउंटर ऑफर, प्रपोजल टू बी एक्सेप्टेड, ये सारी वही चीजें लिखी हुई हैं। ऑफर के हवाले से यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क, कोई भी चीज किसी किस्म की क्लैरिटी ना हो, अदरवाइज हम ये कि एक्सेप्टेंस एंड रूल रेवोकेशन की तरफ हम चलते हैं। जी सबको क्लियर है? अच्छा जी सबको क्लियर है। जी राना फैसल, काउंटर ऑफर क्या चीज होती है समझ आई है आपको? राना फैसल मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी सर बिल्कुल आ गए। अगर कोई बंदा ऑफर कर रहा है तो उसके मुकाबले में कुछ कोई दूसरी ऑफर दी जाए तो वो जी काउंटर हाँ जी हाँ, गुड गुड गुड, मतलब के ऊपर से चीजें नहीं जानी, आप लोगों को सबको समझ में आ रही है। सर एक क्वेश्चन था, जी जी
अच्छा सर, ये क्वेश्चन था कि अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे एक ऑफर है पिज्जा पे या पिज्जा पे कि वो कहते हैं ठीक है 500 का एक पिज्जा है और उसके साथ एक पिज्जा फ्री है। ठीक ठीक है, है। तो उसके साथ जो पिज्जा फ्री है उसके लिए जो है ऑफर जो है वो दूसरे पिज्जे के लिए है। तो अगर कोई बंदा चला जाता है वहां पे, वो कहता है मुझे फ्री वाला पिज्जा दे दें, तो उसमें क्या होगा सर? इजी वाली हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं। देखो डील होती है ना, या तो आप डील एक्सेप्ट करो या दूसरी को। आप डील जब एक्सेप्ट कर रहे हो मतलब ये है कि जिस फॉर्म में ऑफर, जिस कंडीशन के साथ ऑफर दी गई है ना, उसके एक्सेप्टने से पहले पहले अगर ऑफर उसने रिवोक कर ली है तो ठीक है। अगले पर्सन की एक्सेप्टनेस से पहले पहले देखें, आप काउंटर पे जाते हो कि यार आपकी तो डील लगी हुई थी लेकिन वो रात के 11 बजे तक थी, उससे पहले पहले उसने रिवोक कर दी, मतलब खत्म। कहते हैं सर आज के बाद जो है ये कल से ये ऑफर खत्म हो गई हुई थी। तो अगले पर्सन की एक्सेप्टनेस से पहले पहले आपने ऑफर को क्या कर लिया, वापस मोड़ लिया, तो वो रिवोक हो सकती है। हाँ, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता फिर बाद में कोई बंदा कहता सर ये तो ऑफर खत्म हो गई हुई थी, फिर सेकंड पर्सन कहता है कि सर ये तो ऑफर कल की खत्म हुई है, सिंपल इज दैट। कहता है भाई मुझे क्या पता, मैंने तो ऑफर एक्सेप्ट कर ली और आई हैव आल्सो पेड इन एडवांस, आपके मैं एडवांस में पे भी कर सकता हूँ। सो फिर देन पिज्जा हट मस्ट बी लाइबल टू कंफर्म योर ऑर्डर, मतलब कि टू पे ऑर्डर देगा लाजमी एट एवरी कॉस्ट। बाद अगर रिक्वेस्टिंग अंदाज में करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगले पर्सन के एक्सेप्टनेस से पहले पहले। मेरे जैसा बंदा हो जिसको पता है चीजों वगैरह का, वो तो बहस कर लेगा, लेकिन बाद लोग रिक्वेस्टिंग अंदाज में मान भी लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सामने काउंटर पे लड़के खड़े होते हैं, ऑब्वियसली जो भी भाई मिस्टेक हो जाती हैं। अगर आप उसको निगलेक्ट करते हो तो ठीक है, लेकिन उसको बड़ी चीजों में अगर हम लेके जाए, हाई फाई चीजों में लेके जाएं, तो वहां पर ये चीजें नहीं चलती। सिंपल कहेंगे भाई हमारा तो ऑर्डर गया है, हमारे तो कस्टमर रुके हुए हैं। बिजनेस टर्मिनोलॉजीज की अगर हम बात करें कि आपने इस तरह से ऑफर दी थी, हमारे तो काउंटर ऑफर और हमने कैश भी पे कर दिया। ऑब्वियसली बजट बने होते हैं ना चीजों के, यार ये हमने परचेज करनी है तो इसका बजट ये है, ये प्रोक्योरमेंट का हमारा बजट है, तो हम इसके अंदर में रहते हुए इतनी यूनिट प्राइस में हमें एक आइटम मिल रहा है, तो हम दूसरी तरफ क्यों जाते हैं सप्लायर को। ऑब्वियसली जब कोटेशन आती हैं कंपैरेटिवली जाते हैं विच एवर इज लोअर की कॉस्ट पर हम लेकर जाते हैं। तो बजट बने तो तब तो हम लड़ाइयाँ करना चाहिए, तो भाई आपने तो ऑफर किया हमने एक्सेप्ट कर ली, तो आपको ऑर्डर फुलफिल करवाना ही करवाना पड़ता है, तो आप फिर कोर्ट में भी जाते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ऑफर है वो पेड पिज्जे के लिए है, जो फ्री में पिज्जा है उसके लिए उसको क्या इनविटेशन टू ट्रीट कहेंगे या ऑफर कहेंगे नहीं नहीं उसको? नहीं नहीं, देखो कंडीशन है ना, वो उन्होंने ऑफर जी दी हुई है कि यार एक पिज्जे के लिए दूसरे साथ फ्री है, सर, उन्होंने ये ऑफर दी हुई है। ठीक हो। ये नहीं हम कहते हैं कि यार इसके पैसे ना लो ये फ्री में दे दो, नहीं। मैंने कहा कि ये वाला पिज्जा लोगे तो इसके साथ हम ये फ्री देंगे, अगर वो नहीं लोगे तो वो भी पिज्जा फ्री नहीं मिलेगा आपको। यानी जो दूसरा पिज्जा है उसके लिए ऑफर नहीं है, वो कंडीशन उसके साथ लगी हुई है ना? हाँ वो कंडीशन है। जी सर। चलो ओके सर। नेक्स्ट। ओके गॉट इट। नाउ हम कंटिन्यू करते हैं एक्सेप्टेंस एंड रूल ऑफ एप्लीकेशन। जिस तरह ऑफर के थे इसी तरह एक्सेप्टेंस के है। इन शॉर्ट करेक्ट अगर मैं बताऊं कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर के लिए, अपनी एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास पहुंचाने से पहले पहले हम अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। जिस तरह हमने ऑफर की बात की थी कि अगले पर्सन की एक्सेप्टेंस से पहले पहले हम रिवोक कर सकते हैं, इसी तरह एक्सेप्टेंस भी है कि जिसके लिए एक्सेप्टेंस की जा रही है उस ऑफरर तक बात पहुंचने तक अपनी एक्सेप्टेंस शो होने से पहले पहले हम उसको रिवोक कर सकते हैं, मतलब कि वापस ले सकते हैं। मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ द एक्सेप्टेंस क्या है? सिंपल इज दैट व्हेन द पर्सन जिसने ऑफर किया है तो प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई, अपनी असेंट जारी कर देता है, टू इट द प्रपोजल इज सेट टू बी accepted. Thus an acceptance means assenting. acceptance का मतलब क्या है? अपनी assenting करना, अपनी रजामंदी देना टू ऑफर मेड के अगेंस्ट में। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड जब हो जाएगी तो वो आपका प्रॉमिस बन जाएगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जो ऑफर जब एक्सेप्ट होती है तो वो प्रॉमिस की फॉर्म में बनता है, और प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस बिकम्स एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट व्हेन इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह ऑफर की थी इस तरह एक्सेप्टेंस की भी कुछ वो है। क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, रीजनेबल टाइम में, जिस फॉर्म में दिया हो कि रीजनेबल टाइम में या टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है ऑफर ने तो उसके अगेंस्ट में होनी चाहिए, रीजनेबल मोड में होनी चाहिए, मैंने आपसे पैसे मांगे 1000 रुपये आपने सिक्के ला के दे दिए, या रीजनेबल मोड में जिस फॉर्म में वो लेके जा रहे हैं रीजनेबल हो।
अवेयरनेस ऑफ द प्रपोजल, उसको पता भी होना चाहिए कि प्रपोजल क्या दी गई है मुझे। बिफोर लैप्स एन ऑफर वो एक्सेप्ट हो, मतलब कि ऑफर को खत्म करने से पहले पहले, मतलब कि इससे पहले वो रिवोक कर ले या टाइम उसका बाउंड्री है जो वो खत्म हो जाए या रीजनेबल टाइम खत्म हो जाए, उससे पहले पहले अपनी एक्सेप्ट करनी होती है। और इसी तरह नेगेटिव कंफर्मेशन का ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। कहते हैं ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन। ऑफर ने जो फॉर्म ली उसी इंटायर मैनर में आपने ऑफर एक्सेप्ट करनी है, ना कि आप अपनी भी कंडीशन लगा दो कि भाई मैं तो तेरी ऑफर तब कबूल करूंगा जब इतने पैसे मेरे घर पे पहुंचा दोगे या इतने बजे मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा फलां। नहीं, जैसा ऑफर किया वैसे ही आप कंडीशन नहीं लगा सकते। हाँ, कंडीशन लगा लो, अगर पर्सन ने एक्सेप्ट कर ली देन भी कोई इशू नहीं, लेकिन लॉ कहता है कि यार कंडीशन के विदाउट हो। इफ एनी कंडीशन इज इम्पोज्ड ऑन एन ऑफर देन इट टर्न्स इनटू द काउंटर ऑफर के फॉर्म में चली जाएगी, क्योंकि वो आगे से भी अपनी ऑफर करेगा, तो हमने पढ़ा काउंटर ऑफर नहीं होगी उसके जरिए, इसमें कॉन्ट्रैक्ट डेवलप नहीं होगा, एक आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। लैला ऑफर टू मारिया हर स्कूटर फॉर कैश ऑफ 40,000। मारिया ने एक्सेप्ट किया एंड टेंडर्ड ₹39,000 कैश डाउन, promising to pay 1,000 by the evening. There is no contract as the acceptance was not absolute and unqualified. Similarly, इस तरह कम्युनिकेशन की हमने पहले बात की थी। कम्युनिकेशन जो है एक्सेप्टेंस की कब कंप्लीट होगी? जब ये ऑफर तक पहुंच जाएगी। पोस्ट की फॉर्म में जब उस तक पहुंच, पढ़े ना पढ़े वो एक अलग बात है। सेम इज दैट an offer can be accepted by word, spoken or written, वही हमने बात की, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड एक्सेप्टेंस कहता है कम्युनिकेटेड आइदर बाय द ऑफरी हिमसेल्फ और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, उसके अगेंस्ट में कोई ऑथराइज भी करे कि मेरी जगह पे ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन मतलब है कि ऑफर तक पहुंचनी चाहिए, तो कम्युनिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी एक्सेप्टेंस की। इसी तरह पोस्टल रूल है, जिस तरह हमने ऊपर पढ़े थे कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस बाय द पोस्ट इज कंप्लीट एंड अगेंस्ट द प्रपोजल when it is put in the course of transmission। ऊपर हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन की यहां पर हमने पढ़ा था कि अगर पोस्ट के थ्रू की गई है तो कब कंप्लीट होगी? जब लेटर रीचेस द ऑफरी के पास पहुंच जाएगा। और वहां पर क्या है कम एक्सेप्टेंस में कि जब आपने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में पुट कर दिया कि बात टीसीएस में डाल दिया आपने, पहुंचे ना पहुंचे वो एक अलग मैटर है। जब आपने ट्रांसमिशन में डाल दिया तो आपकी कम्युनिकेशन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। कहता प्रपोजल बिकम्स बाउंड हो गया एज सून एज द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड इवन ऑफ सच लेटर इज लॉस्ट और डिले। The communication is complete as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. In case of acceptance by the post, the acceptor becomes bound when the letter of acceptance is actually received. Before that, acceptor may revoke his acceptance. उससे पहले पहले वो अपनी कर सकता है। Example quote कर लेते हैं। A deal offers by the letter to sell a van to Kashif for ₹100,000. The letter reaches Kashif on 8th March. Kashif accepts by a letter sent by post on 9th March. The letter reaches Adil 11 March को। The communication of the acceptance is complete कब हो गई? कहता है against Adil के 9th March को जब लेटर पोस्ट किया, और against काशिफ के जब लेटर उसको रिसीव्ड हुआ by Adil कब? 11th March को। Contracts over telephone, telex और fax। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलीफोन इज ट्रीटेड ऑन द सेम प्रिंसिपल। जब आप ओरल एग्रीमेंट कर रहे हो तो उसी फॉर्म में आपका होता है, आप उसी फॉर्म में रिफ्यूज भी कर सकते हैं। सच केसेस द कॉन्ट्रैक्ट विल कंप्लीट जब एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय प्रपोजल एंड नॉट व्हेन दैट। यहाँ पर ट्रांसमिशन की तो बात नहीं है, ओरल में आपने फेस टू फेस आपकी काम चल रहे होते हैं, तो उसी टाइम ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। रीजनेबल टाइम, सिंपल इज दैट, क्वेश्चन ऑफ द लॉ है। रीजनेबल टाइम सर्कमस्टांस और सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से आपका डिफरेंशिएट होगा। लाइक दैट चिकन आप पकाते हो तो घंटे में पक जाता है, अगर कोई मटन वगैरह पकाते हो तो थोड़ा सा टाइम पीरियड चाहिए होता है। जो फार्मी मुर्गियां जाहिर बात है 2 मिनट में गल जाती हैं भाई वो। तो यहाँ पर सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। कॉमन एग्जांपल आपको मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाती है, वरना टर्मिनोलॉजी यूज करने बैठे तो आप बुक को छोड़कर मेरी टर्मिनोलॉजीज की तरफ ही घूमते रह जाना है आप लोगों ने। तो रीजनेबल टाइम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है, हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी कर सकता है। रीजनेबल मूड सेम रीजनेबल टाइम की तरह ये भी
होता है कि एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड और इन द यूजुअल मैनर, के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी कुछ चल रहे होते हैं पैटर्न पे वेयर नो मोड इज स्पेसिफाइड, पर कोई मोड स्पेसिफाई ना किया कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कहते हैं ना कि यार ऑफर एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये रीजनेबल मोड में एक्सेप्ट होनी चाहिए। आपको पता है कि यार ऑफिशियल आवर्स क्या है, 9 to 5 है ऑफिसर के, अगर क्या होता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस 9 to 5 के केस में देना ही देना पड़ता है, तो रीजनेबल मोड की फॉर्म में आपका हो जाता है। The proposal prescribe a manner in which offer is to be accepted and acceptance is not made in that manner. The offer shall in case when the acceptance is communicated. जब बहुत हो गया आगे, आई थिंक इतना कोई टफ तो नहीं है वैसे, जस्ट 1 पेज का रह गया। चले चलो मैं आपको ओवरऑल जो है एक थीम क्लियर कर देता हूँ। छोटी छोटी चीजें एक रह गई हैं, टाइटल से ही आपको ना पता लग जाता है। रीजनेबल मूड का आपको आइडिया हो गया है। अवेयरनेस ऑफ द प्रपोजल की बात है कि यार प्रपोजल के बारे में आपको अवेयरनेस हो, आपको नॉलेज होना चाहिए। सिंपल इज दैट एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम। जब एक्सेप्ट करो उसको पता हो कि भाई मैं किसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मतलब इन शॉर्ट ऑल्सो वार्स में हो। इसी तरह भी फॉर लैप्स ऑन ऑफर, अगला बंदा ऑफर वापस मंगवा ले उससे पहले पहले आपने एक्सेप्ट करनी है, या आपको पहले ही मैंने बताया। नेगेटिव कंफर्मेशन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि यार नेगेटिव कंसीडर्ड नहीं होनी चाहिए एक्सेप्टेड, ऑफर रिमेन साइलेंट, कि चुप ना हो कि यार इतनी देर में आपने कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज एक्सेप्ट नो नो नो, नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए। टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन आपको पहले से पता है कि ऑफर की तरफ पहुंचने से पहले पहले आप एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हो, उसको रिवोक कर सकते हो। प्रपोजल ऑफर कब खत्म होगी, रिवोक कब हम कर सकते हैं, सिंपल इज दैट एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और एक्सेप्टेंस कब हो सकती है, ऑफर के पास एक्सेप्टेंस की नॉलेज पहुंचने से पहले पहले। A proposal may be revoked at any time before acceptance or the communication is complete as against the proposal, but not उसके बाद हम नहीं कर सकते। और acceptance के केस में acceptance can be revoked at any time, कभी भी कर सकते हो, लेकिन before the communication of the acceptance is complete, जब communication is of acceptance complete होगी उसके बाद में। इसी तरह टाइमिंग और नीचे एग्जांपल कुछ दी गई हैं। कम्युनिकेशन फॉर रेवोकेशन क्या है, क्या है अगेंस्ट द पर्सन जिसके लिए बनाई गई है, कब, जब हमने पहले कहा था कि जब पुट इन द ट्रांसमिशन के कोर्स में हमने कर दी तो कम्युनिकेशन आपकी कंप्लीट होगी। एज टू बी आउट ऑफ द पावर, मतलब कि सेंटर की पावर से बाहर निकल गई ऑफ द लोकेशन की, वो रिवोक नहीं कर सकता। और एक्सेप्टेंस द रेवोकेशन से पावर से बाहर निकल गई जब उसकी नॉलेज में आ गया तो आपकी कंप्लीट होगी। नीचे एग्जांपल आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी कुछ समझ आए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में हम कंप्लीट इसको कर लेंगे। नीचे स्टूडेंट्स सारी एग्जांपल्स दी गई हैं। मैं फिर बार बार कहता हूँ ये एग्जांपल्स आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ, कोई चीज़ ना समझ आया करें तो लाजमी पढ़ा करें, लाजमी पूछा करें ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो। मैं कॉमन एग्जाम्पल इस वजह से देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल कहते हैं ना लो लेवल पे आके समझ में आ जाए, ये बातें आपको याद रहें कि यार चीज़ें एक्चुअली होती क्या है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाजमी किया करें। जी स्टूडेंट, यहाँ तक चैप्टर आपका तो एंड हो गया। एक हमारे विच एडिशन ऑफ आई कैप बुक यू आर यूजिंग अपडेटेड है, या आप वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने बुक वैसे ग्रुप में भी शेयर की थी, अगर आप तो आई कैन शेयर आफ्टर द लेक्चर इन द ग्रुप। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को अंडरस्टैंडिंग में कोई किसी को कोई क्वेश्चन तो प्लीज आस्क। जी सबको सब चीजें क्लियर हैं। यार ऐसा तो नहीं हो सकता आप लोगों को 100% वैसे क्लियर हो, या तो आपको बिल्कुल ही क्लियर नहीं है या आपको 100% ऐसे क्लियर है जैसे पानी की तरह घोल के जैसे पी गया हो आप लोगों ने। मैं भी नेगेटिव कंफर्मेशन समझ रहा हूँ कि अगर किसी ने आंसर नहीं दिया तो मैं 100% समझूंगा कि सबको क्लियर हो गई है, आपको किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। माशाल्लाह से सारे लॉयर बन गए हैं। जी फवाद, मंसूर, इज़ा, अशर, स्पेशली दोस्त गाइस जो कि इंटर बैकग्राउंड से हैं।
कि पढ़ना आपने ज़रूर है। देखें, अगर घर में बैठ के यही सिर्फ ट्रांसलेट भी आप करें ना विद ओपन माइंड के साथ, तो कम से कम ऑन द स्पॉट में आप पढ़ते हैं ना, तो सारी चीज़ें बातें जो होती हैं रिमाइंड में घूम रही होती हैं। अदरवाइज वो बचपन में कहीं मैं सुना था कि शोर के नाम पे तहतल शोर बड़े नीचे जाके पहुंच जाते हैं, गड़े मुर्दे पड़ जाती हैं, तो बड़ी मुश्किल होता है उनको जगाना कि यार क्या बात कही थी सर ने, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है याद करना। जी, प्रैक्टिस एक ग्रुप होगी आपको। प्रैक्टिस ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करें, एग्जाम्पल लाजमी पढ़ें, एक एक लाइन खोल कर कोशिश करें रिटर्न काम करने की ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है, एमसीक्यूज आएगा, इट्स ओके, लेकिन है तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। लिख लिख के याद करें, टिपिकल पॉइंट्स बनाएं, डिटो कॉपी ना बने। मैं आपको प्रेजेंटेशन इसलिए देता हूं कि आपके नोट्स की फॉर्म में वो बने, किसी को आप प्रेजेंट कर सकें, फ्यूचर में कम से कम इतने एक्सपर्ट हो जाए कि आप पढ़ा सको किसी को। ये नोट्स जो बनते हैं ना, ये आपके हेल्प आउट होते हैं। जो बच्चा अच्छे से अच्छा नोट्स बना ले ना, मेरे मुताबिक, मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, ही कैन टीच। क्योंकि जब नोट्स दिमाग का ढक्कन खोल के बनाए जाते हैं तो बहुत सारी चीजें इधर उधर से घूम रही होती हैं, एग्जांपल्स, पॉइंट्स, बुलेट्स, हिंट्स जो दिए होते हैं। जी जी श्योर मंसूर, आप बेशक कल कर लें। अभी भी अगर कोई क्लैरिटी है किसी में तो अभी भी बेशक पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये कुछ नीचे साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए। कल हम इंशाल्लाह कुछ कोड का स्ट्रक्चर गो थ्रू करेंगे और नेक्स्ट ऑन हम इंशाल्लाह ये है कि थर्ड चैप्टर की तरफ ये जो एमसीक्यूज वगैरह थी तो ओवरऑल थीम ही होता है आपका, नीचे एग्जांपल्स भी दी होती हैं। देखें ना, अब इसके एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हमने ये पढ़े थे कि लॉफुल कंसिडरेशन ऑफ दैट्स एंड कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। ये बेशक थोड़ा सा हल्का फुल्का पढ़कर जरूर आइएगा ताकि इजी वे में हम अंडरस्टैंडिंग कर सकें। यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट थे जो कि सीए, अच्छा सीए बैकग्राउंड से कौन है, या एएफसी के या कैफ बेसिस, कैफ लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो कौन कौन है यहाँ पर, मुझे चेक कीजिएगा जरा। एक तो आई थिंक आप थी या इंटर बेस में थी? जी हमजा उल हसन, एएफसी आपने लिखा हुआ है, आप भी सीए बैकग्राउंड से ही हैं? अच्छा, इज़ा, इज़ा आपको स्पेशली मैं गाइड करूंगा, जैसे ही आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ना, अगर ना हो ना तो कोई क्वेश्चन पूछ लिया करें। अच्छा हमजा, आपने एएफसी स्टेज पर हो या अभी कैफ स्टेज पे पहुंच गए हैं? अच्छा कैफ लेवल पर, ठीक है। मंसूर मोहम्मद आरिफ, जी जाना फैसल। निदा बशीर, आपके को लेक्चर आई थिंक मिसिंग हुआ है कि फर्स्ट लेक्चर, या कोई और इशू है, या आज ही आपने क्लास को ज्वाइन किया, फर्स्ट डे था आपका? सो टुडे इज माय फर्स्ट डे। तो सब चीजें क्लियर हैं आपको? आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड इंटर बैकग्राउंड से है या ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है, बीकॉम वगैरह किया हुआ आपने? अच्छा प्री मेडिकल, चलें दैट्स गुड। तो चीजें आपको क्लियर होती हैं कि नहीं होते हैं, या ऊपर से जाती हैं? क्योंकि प्री मेडिकल स्टूडेंट का वैसे टेम्परामेंट तो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा खुला खुला, जैसे कहते हैं ना, माइंड की बड़ा ना ग्रैप्स करने का ना बड़ा कॉम्पिटेंसी होती है उनकी। सब चीज़ें आपको क्लियर होती हैं क्योंकि ये टोटली एक डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। ओके सो फार गुड। अच्छा अशर, आपको क्लियर होती हैं चीज़ें? अच्छा, यहाँ पर जो पर्सन कहता है कि सर थोड़ी सी स्पीड लगा रहे हैं, जस्ट रेज योर हैंड, या
तो जब मैसेज में बताएं कि स्पीड तो नहीं लग रही कि नहीं यार सर ने बहुत स्पीड खींची हुई है और बस पढ़ाई जा रहे हैं। अच्छा कोई नहीं कहता है। ठीक है, इसका मतलब नो सर इतनी स्पीड तो होती है, गुड गुड, इतनी स्पीड वाकई होनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली हमारे वीकेंड में 2 दिन हमारे लेक्चर होते हैं और विद रिस्पेक्ट टू जो सिलेबस है हमारे पास टाइम पीरियड शॉर्ट होता है। श्योर रिवाइज करूंगा अगर कोई कंफ्यूजन है तो श्योर श्योर है सर। एक्चुअली देखें मैं इस तरह एग्जांपल कोड कर दूंगा लाइक दिस प्रोफेशनल डिग्री पिफा हो गया, आईसी मैप हो गए, सीए हो गया। अगर हम कंपैरेटिवली विद रिस्पेक्ट टू अदर डिग्रीज के लेके जाए ना, इसमें हम वो सारे सारे सिलेबस हमने कवर करने होते हैं जो कि 2 ईयर्स की डिग्री होती है, यहाँ पर हमने 6 महीनों में हमने कवर करने होते हैं। इन शॉर्ट एक्चुअली जो आपका टाइम पीरियड होता है वो 3 to 3.5 मंथ ही होता है, बाकी में तो रिवीजन पेपर वगैरह। लाइक अगर हम क्वांटिटी मैथमेटिक्स की बात लें तो बीएससी में मेरे ख्याल से वो ये अगर हम करेंगे वो 2 सालों में पढ़ते हैं और जो प्रोबेबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें पोर्शन होती हैं यहाँ पर हमने 6 महीनों में कवर करनी है। बहुत सारी चीज़ें आपकी मैटर कर रही होती हैं जो तो 2-2 साल की डिग्री होती हैं। लाइक अगर हम मर्केंटाइल लॉ की हम बात करें तो जितना भी ये सारा सिलेबस है ना आपका बीकॉम में, ये 1 साल में कवर किया जाता है, मतलब कि कम से कम 7-8 महीने तो कहीं नहीं गए ना, 1 साल के टाइम पीरियड में होता है। पार्ट फर्स्ट में होता है या किसी के सब्जेक्ट में पार्ट सेकंड में भी लिया जाता है। यहाँ पर हमने 2.5 से 3 महीनों में हमने कवर करना, मैक्सिमम 2.5 महीने। और जाहिर बात है कुछ डिग्री की भी हमने लाज रखनी होती हैं और कुछ आपकी कैपेसिटी भी है। जब एक प्रोफेशनल डिग्री आप करने के लिए आए हैं कुछ ना कुछ तो अपने आप को अपने कंप्रोमाइज करना होता है। खैर कहते हैं ना व्हेन यू गेट समथिंग देन यू लूज समथिंग। अकाउंट्स में वैसे जवानी मरी जाती है अगर अपनी जवानी को बेच के जो है ना हम डिग्री को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। खैर जितने अच्छा हम कहते हैं कि पे करते हैं उतनी अच्छी चीज हमें मिलती है। जी राना फैसल आपने हैंड रेस किया था। अच्छा बाई मिस्टेक हो गया, देखा ना ये पढ़ पढ़ के ना कुछ चीजें बाई मिस्टेक ऐसी ही हो जाती हैं। मिस्टेक को काबिल कबूल किया जा सकता है, गलती सुधारी जा सकती है, मस्ती कभी सुधारी नहीं जा सकती। खैर एनीवे स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह कल वाली क्लास में हम मिलते हैं विद न्यू लेक्चर्स के साथ और स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स के साथ। मैं ओल्ड बुक फिर दोबारा मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ कुछ स्टूडेंट्स के पास अगर नहीं है, टाइम आया करें ताकि ये कि हम स्पीड अप कर सकें कुछ लेक्चर कर और नेक्स्ट टाइम हम 3rd चैप्टर पे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।